आज है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और बाजार मजबूत शुरुआत के बाद जबरदस्त दबाव में और कुछ और ऐसे निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं जो आपने पिछले 2 हफ्तों में नहीं देखे। तो आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ रिकवरी आने की संभावना है या फिर रहेगी आज कमजोरी ही? क्या करें आप बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड और कैसे करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल सिंघवी से कि इस गिरावट के पीछे वजह क्या है। सुबह भी अनिल जी इसके बारे में बात कर रहे थे और अब आगे जाकर एक्सपायरी तक किस तरह का एक्शन दिखेगा। सर, उससे पहले बताएं बाजार की बड़ी बातें क्या है। बड़ी बात है दीप अब तक की यही कि दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत आते दिख रहे हैं उसका असर सुबह दिखा तेजी की तरफ और अब दिख रहा है मंदी की तरफ। ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसले बाजार, निफ्टी करीबन 250 अंक फिसल कर इनफैक्ट अब तो 350 अंक आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ 300 अंक 14,550 के बेहद करीब है। और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी 500 अंक नीचे है 33,750 के आसपास। सेंसेक्स 650 अंकों की तेज गिरावट दिखाता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। दिन की ऊंचाई से तेज गिरावट हुई है और दिन के निचले स्तरों पर आखिरी 1.5 घंटे में हम प्रवेश कर रहे हैं। ज़्यादातर इंडेक्स सारे कमज़ोर हैं। आईटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा 2.5% नीचे और कमज़ोरी की वजह जो है वो है अमेरिका से। बॉन्ड यील्ड 14 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचते दिख रहे हैं 1.75% के आसपास और उसकी वजह से असर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए डाउ फ्यूचर्स अभी 35 अंक ऊपर है, यूरोप अभी भी आधा से 1% ऊपर है। तो शायद जितनी चिंता अमेरिका को नहीं है उससे ज़्यादा चिंता हमें उनके बॉन्ड यील्ड की है और भारतीय बाजारों पर एक्शन रिएक्शन गिरावट ज़्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है अब तक की बाजार की बड़ी बातें दीप। बिल्कुल सर, और इसी को लेकर एक सवाल भी है, वो मैं सवाल पूछूं सर उससे पहले दर्शकों को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि आज सुबह जब आप मार्केट कमेंट्री कर रहे थे तो आपने एग्जैक्टली ऐसा एक्शन प्रेडिक्ट किया था। आपने कहा था कि अच्छी शुरुआत होगी, गेन्स बाजार होल्ड करते हुए दिखेंगे और फिर सेकेंड हाफ में मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है और डेज लो पर इस समय बाजार है। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि सुबह अनिल जी ने क्या सलाह दी थी और फिर उस पर सवाल पूछेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो जरूर करें। शॉर्ट करने के लिए एक ही राय दूंगा दीप कि वो ये कि पहले देखिए कि मार्केट कितना ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ डाउ ऊपर बंद हुआ है, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत दिख रहे हैं। मिड सेशन या सेकंड हाफ में आपको ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे तो आपको पूरा इस माहौल को देखते हैं, सिर्फ लेवल को देखकर ट्रेड नहीं करना है, माहौल को भी देखकर शॉर्ट करना है। माहौल को भी देखकर शॉर्ट करवाया अनिल जी आपने। और देखिए ऊपरी स्तरों से क्या तेज गिरावट आई है, दिन के निचले स्तर पर है। अब बताएं सर कैसे अब एक्शन को पढ़ें, क्या एक्सपायरी भी ऐसी कमजोरी दिखती है, थोड़ी रिकवरी आएगी या इतनी वीकनेस अब दिख रही है? दीप, गिरावट की उम्मीद थी, प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद थी कि ऊपर उससे आएंगे नीचे जरूर, लेकिन ऑनेस्टली इतना गिरेंगे और इतनी तेज़ी से गिरेंगे और एकदम से गिरेंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन भी था और शॉर्ट कवरिंग थोड़ी होनी थी, सुबह हुई भी मजबूती के साथ। आप देखिए आखिरी पिछला 1-1.5 घंटा छोड़ दें, 1 घंटा भर, उसके अलावा तो दिन भर बाजार ने अच्छा ट्रेड किया। अब बॉन्ड यील्ड से जो ट्रिगर आया है, अब इसे बॉन्ड यील्ड का ट्रिगर माने, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे लिए ट्रिगर वो है जो आपको स्क्रीन पर वैसे नहीं दिख रहा, वो शायद कल सुबह नजर आएगा, वो है FIs के आंकड़े। आज फिर से जिस तरह की बिकवाली हुई है मिड सेशन से दीप साफ नजर आ रहा है, FIs की तरफ से दमदार बिकवाली आज के सेशन में फिर से होती हुई दिखी है और आज काफ़ी ज़बरदस्त वाली बिकवाली हुई है। तो आज के आंकड़े खराब नजर आएंगे तो हमारे लिए अगर बॉन्ड यील्ड से ही गिरना है तो फिर डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में क्यों, फिर यूरोप आधा से 1% ऊपर क्यों। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है और वो ये कि FIs ने खरीदारी से हाथ रोका है। पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर कम किया था लेकिन बंद नहीं किया और मुझे लगता है वो प्रेशर आज फिर से उन्होंने बढ़ाया। तो सुबह फर्स्ट हाफ में जो ग्लोबल मार्केट्स के दम पर जो एक्सपायरी के ठीक पहले की शॉर्ट कवरिंग खरीदारी हल्की फुल्की जो होनी थी वो हो चुकी है और उसके बाद नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं बचे हुए 1.5 घंटे में एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिए, आपके लिए जो लेवल अहम है 14,465 से 14,525, ये रेंज नोट कर लीजिए। ये आखिरी उम्मीद है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आपको शॉर्ट भी काटनी है और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी है। देखिए इतने ख़राब बाजार में, इस ख़राब माहौल में मैं आपको कॉन्फिडेंस देने वाली जो बात कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लीजिए। 14,465, 475 गिन लीजिए राउंड फिगर में ताकि याद रहेगा आपको, याद रखना आसान रहेगा। 14,475, 14,525
ये 50 पॉइंट की रेंज, जो कि आज का लो कितना है, मैं आज का लो बता दूं आपको, निफ्टी पर 14,556 का है, 14,475, 14,525, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ पर आपको बाजार रुकते हुए दिखेंगे। आज के लिए गिरावट वहाँ पर खत्म होनी चाहिए, वहाँ पर आपको शॉर्ट भी काटनी, खरीदारी भी करनी हो सकता है 14,556 पर जो लो बनाया है उसके नीचे न जाए, लेकिन एक बार की वो मजबूत सपोर्ट है और आपको 14,450 का स्टॉप लॉस रख लेना है। इनकेस आप वहाँ खरीदारी करें, सिर्फ 25 पॉइंट का रखिए और एक चांस लीजिए। 25-50 पॉइंट में कोई खास रिस्क नहीं है। 14,450 का स्टॉप लॉस रखिए, 14,475, 14,525 ये रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 33,600 के आसपास एक छोटा सपोर्ट है, वहाँ पर आ गए। अब सीधा जो लेवल निकल कर आता है दीप, वो कहीं ना कहीं 33,100, 33,300 की रेंज में आता है। एक बार मैं फिर से देख लूँ, जी हाँ, 33,100, 33,300 ये वो रेंज है जहां बैंक निफ्टी भी अपना करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा, अगर 33,600 तोड़ा तो, और निफ्टी भी 14,465, 14,525 की रेंज में करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद वहां से बाउंस, और उस बाउंस में ऊपर के लेवल पर आपको फिर से हल्का होना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस तरह से तेज गिरावट हुई है, मार तो पड़ी है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आप हल्के होते रहे और नीचे स्तरों पर जहां पर आपको सही सपोर्ट लेवल मिले वहां हल्की फुल्की खरीदारी या फिर अपनी शॉर्ट कवर करके फिर से ऊपर के लेवल का इंतजार करें, ये ज़्यादा ठीक है। जी दीप। क्लियर बात है सर। तो डेफिनेटली मार पड़ी है, थोड़ा और बाजार हल्के हुए हैं, देखते हैं इन लेवल्स पर सपोर्ट लेते हैं कि नहीं। डेज लो पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। गडकरी साहब ने कुछ अहम कमेंट्स किए थे स्क्रैपेज पॉलिसी पर, राज्यसभा में भी बात कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सर। सभी ब्रांड हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री तुरंत बनेंगे और वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब इसके कारण हम निश्चित रूप से बनेंगे। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली रोजगार दिया है और इसका टर्नओवर अभी 7.2 लाख करोड़ का है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर न केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी, पर स्क्रैपिंग सेंटर, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर की वजह से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश और 35,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है। हर जिले में कम से कम 2 से 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और कम से कम 2 इस प्रकार के फिटनेस और पॉलिटिकल सर्टिफिकेट देने वाले सेंटर्स हम पीपीपी मोड में खोल रहे हैं। मेरा सभी सांसदों को अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार के सेंटर्स करने के लिए जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए आप आगे आइए। सरकार से तरफ विशेष हमने प्लानिंग भी किया है और सहूलियत में उनको कुछ इंसेंटिव भी दे रहे हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि अलाइड सर्विस सेक्टर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में भी भारत से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्क्रैप मटेरियल से ऐसे एलिमेंट भी प्राप्त होंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज के रिसर्च में काम आएंगे। उदाहरण के लिए NdFe मैग्नेट, जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, न्यूडोनियम से मिलता है, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण मैग्नेट है और जो अभी इंपोर्ट हो रहा है, जो ईवी में लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी से हमें मिलेगा। यह मैग्नेट केवल इंपोर्ट ही होता है। नियमित स्क्रैपिंग अगर की जाए तो उससे न्यूडोनियम भी प्राप्त होगा, जिससे ये मैग्नेट भारत में बन सकेंगे। लिथियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंडस्ट्री के सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल प्राप्त होगा। ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर की जो वेस्ट है, इसमें से भी लिथियम आयन निकालने की प्रोसेस में रिसर्च किया जा रहा है। तो ये एक समय हजार्डस वेस्ट है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारी ऑटोमोबाइल की स्क्रैपिंग पॉलिसी है, इसमें जो हार्डवेयर कंप्यूटर वेस्ट है उसको भी हम लिथियम आयन निकालने के लिए उसके साथ भी उसका उपयोग कर पाएंगे। नए वाहन में पुराने वाहन के मुकाबले मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम लगती है। नई वाहन लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है, तो उतने ही ईंधन में वाहन ज़्यादा चलता है, प्रदूषित भी कम करता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये विन विन सिचुएशन है। किसी गरीब आदमी का व्हीकल हम ख़त्म कर दें, उसको बंद कर दें, इस प्रकार का भाव इसमें नहीं है। ये एक ऐसी पहल है कि जिसके बारे में सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और सामान्य जनता की फ्यूल के कारण, मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण बचत भी होगी। उनकी सड़क सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा और पर्यावरण के संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है उनको भी पूरा किया जाएगा। मंत्रालय ने अगले कुछ हफ्ते में मसौदा अधिसूचना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रकाशित करने का, जो सभी सम्मिलित स्टेक होल्डर की टिप्पणियां और विचार प्राप्त करने के लिए 30 दिनों का अवधि तक पब्लिक डोमेन में रखा है। स्क्रैप किए जाने वाले किसी वाहन के लिए क्राइटेरिया मुख्यतः
वाहनों के व्हीकल फिटनेस पर, जो कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से और प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, यूके और जापान जैसे विभिन्न देशों के श्रेष्ठ पद्धतियों की वैश्विक मानकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात अपनाया गया है। किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ ऑफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा और एंड ऑफ लाइफ है वो स्क्रैपिंग में जाएगा। वाहनों की फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग और कई अन्य परीक्षणों के माध्यम से संरक्षा उपस्करों के जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है उसके अनुसार होगा। यह प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। इसे डिसइंसेंटिव्स के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से अधिक वाहन जो है उनके लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात ही अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। ओके, तो ये थे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो राज्यसभा में पूरी स्क्रैपेज पॉलिसी पर बातचीत करते हुए। इस बीच बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 14,550 के करीब है निफ्टी और 33,750 के करीब है बैंक निफ्टी। ये आपके लिए इस वक्त का पूरा रुझान आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे और इस वक्त हम देख लेते हैं कि क्या कुछ एक्शन आगे होता हुआ दिख रहा है। इवेंट्स और इन सब के बारे में जानकारी लें उससे पहले पहला बिगुल क्लोजिंग शो का वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, क्लियर पैटर्न इमर्ज हो रहा है, सेल ऑन राइज ये मार्केट है जी। बिल्कुल हो रहा है सर, सही बोल रहे हैं आप। अनिल जी, मेरे को बेचना है अभी के अभी M&M फाइनेंस जो 250 के आसपास है। मुझे लगता है ये यहाँ से वन वे क्रैक होना चाहिए। 190 188 तक 10 से 12 रुपए की मूव मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अपसाइड 205 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और अगर 200 ब्रेक होता है तो एग्रेसिवली बेचे, मूव बहुत फास्ट आएगी, बाउंस बैक ही नहीं आएंगे। ओके, M&M फाइनेंस यहां पर बिकवाली करने की राय है वागले साहब की तरफ से। 190 तक नीचे जाने को है तैयार स्टॉक और 205 का लगाएं आप स्टॉप लॉस करें बिकवाली। यह है राय वागले साहब की M&M की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और देख लेते किन ट्रिगर्स पर रखनी है आपको नजर। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए सारी वो घटनाएं जो होने वाली है और जिनका असर बाजार या शेयरों पर पड़ेगा। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल सर। आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जैसे कि हम स्क्रैपेज पॉलिसी पर नितिन गडकरी जी को सुन ही रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी फोकस रहेगा। कल्याण ज्वेलर्स का IPO आज क्लोजिंग के साथ बंद हो जाएगा। वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में निजी निवेश के लिए कंपनियों को एक RFP जो देना है वो आज उसकी एक डेडलाइन होगी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देने की। इसके अलावा कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, इजी ट्रिप की लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड 186 से 187 प्रति शेयर तय किया गया है। जुबिलियंट इंग्रेविया की लिस्टिंग कल होने जा रही है और साथ ही नजारा टेक्नोलॉजीज का IPO भी बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 1100 से 1101 प्रति शेयर है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO बंद होगा। प्राइस बैंड 303 से 305 रुपए है और मन्नपुरम फाइनेंस फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है, इस पर भी फोकस रहेगा। डेफिनेटली गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, नितिन गडकरी जी ने जो स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर कहा वो तो आपने सुना ही। इसके अलावा दूसरी और खबरों की बात करें तो यहाँ पे ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि जो एडलवाइस ARC है जिसके ऊपर सुबह सुबह खबरें आई थी कि MCA जांच करेगा इसके ऊपर इन्होंने सफाई दी है कि इनको ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया है और इसका इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है। बजाज ऑटो इस कंपनी ने भी अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो है उसमें बदलाव किए हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा के सरप्लस पर 90% का डिविडेंड पे अपडेट है। 7,500 से 15,000 तक के सरप्लस पर 70% और 7,500 से कम पे 50% के आसपास का डिविडेंड पे आउट होने वाला है। तो ये बजाज फाइनेंस के बाद बजाज ऑटो ने भी चेंज कर दी अपनी पॉलिसी। अडानी पावर यहाँ पे राजस्थान डिस्कॉम की सिफारिश जो है, समीक्षा याचिका जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। सब्सिडरी के कंपनसेटरी टैरिफ के ऊपर ये कहीं ना कहीं याचिका थी जिसको खारिज किया गया है। वेस्टर्न कॉर्प इस कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं 777 करोड़ के तमाम ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं। एस्कॉर्ट्स
इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 1 लाख ट्रैक्टर की बिक्री जो इस कंपनी ने कर दी, और सबसे आखिरी में हुडको कंपनी ने करीब 75 पैसे प्रति शेयर के 0.75 रुपीज प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को यहाँ पे ऐलान किया है इस कंपनी। ओके, तो ये है आपके लिए खबरों वाले शेयर। और इस बीच आशु सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पेशल लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके। फोन अ फ्रेंड, स्वागत करते हैं बिल्कुल के साथ सिंह के सुल्तान आशु मदान। आशु सर जरा स्विंग दिखाएंगे, मतलब खराब बाजार में रिवर्स स्विंग खरीदने की राय या फिर शॉर्ट ही करना है? नहीं अनिल जी, देखिए शॉर्ट ही करना है अपना ध्यान। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे अनिल जी, वो पूरा रंग ला रही है, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो टाइमली एक्ट कर लेता है वही बच पाता है, तो वो इम्पोर्टेंट है अनिल जी। बल्कि एक और चीज बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट, अगर वो पिछले हफ्ते शायद वरुण ने वो अप्सरा का मीनिंग समझने की कोशिश की थी। आई थिंक टुडे ऑल्सो इज अनदर डे अनिल जी, लाइव एग्जाम्पल है अप्सरा का कि 14,800, 14,700, 14,600, मतलब 20 या 25 रुपए वाली पुट 200 रुपए हो गई है। 7 रुपए वाली पुट अनिल जी 70-100 रुपए हो गई है। तो ये चीज होती है अनिल जी, वो अप्सरा की वो जब 10-10 गुना का लॉस हो सकता है पुट बेचने में। इसलिए मैं अनिल जी कहता हूँ कि पुट तो कभी नहीं बेचनी है, उसको तो डिमेट करा के रखना चाहिए, और ऐसे टाइम के लिए बहुत काम आती है। पर उनको कहना कि आज वो जो लेसन बहुत लंबा लग जाता है, वो 10 दिन में उसका पूरा हो गया। तो अनिल जी सेल कॉस्ट तो काफी थी, लेकिन अब बाजार काफी नीचे आ गया। तो जो नया सेल कॉल है अनिल जी, वो एक्सिस बैंक पे है। कल हमने आईसीआईसीआई बैंक सेल दिया था, तो आज अनिल जी एक्सिस बैंक को सेल करना है, और वही 15 रुपए का स्टॉप लॉस अनिल जी। 725 चांसेस है 700 तोड़ेगा, 680 तोड़ेगा। जिस तरह का ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अनिल जी, ये छोटा नहीं लग रहा, मीन्स अनिल जी खराब ही लग रहा है। और अनिल जी एक आपको ध्यान हो कि वो कुणाल जी से एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा था 2400 जब रिलायंस आया तो याद करेंगे आप, तो मैंने कहा अगर 2000 आएगा तो मैं याद करवा दूंगा। तो अनिल जी ऑलमोस्ट साइन सील डिलीवर्ड है, तो मैं रिमाइंड करवा दूं कि रिलायंस भी 2000 के आसपास आ गया। चलिए बढ़िया है, रिलायंस भी 2000 के नजदीक। और एक्सिस बैंक में शॉर्ट पोजीशन बनाए 725 के स्टॉप लॉस के साथ। आशु जी की राय 711 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस रखे, और फिर बाजार के मूड माहौल के हिसाब से नहीं, टारगेट्स 690-700 के नहीं, इसके भी और नीचे के आप ट्रेल करते चले, जहां आपको बाजार का मूड माहौल ठीक होते लगे तब काटिए, अदरवाइज शॉर्ट रखिए, ये ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। ये है राय इस वक्त आशु जी की तरफ से। एक्सिस बैंक को बेचने की आती हुई दिख रही। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो पूरे एक्शन में। इस बीच सुमित जी का सुपर हिट आपके लिए आने की तैयारी में। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में भारी बिकवाली और भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टॉक आया है चार्ट्स पे रडार पे, वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा 990 के पास अभी स्पॉट लेवल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा में यहाँ से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। टेक महिंद्रा में जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहाँ से 960 रुपए से लेकर 950 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। आईटी स्टॉक्स में एक एक करके सब में बिकवाली आ रही है। टेक महिंद्रा थोड़ा सा लेट चला है, तो टेक महिंद्रा में अब यहाँ से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। 960, 950 ये नीचे में टारगेट होंगे। ऊपर में इसका स्टॉप लॉस बैठेगा 1015 के पास का। टेक महिंद्रा में बिकवाली करे 1015 के स्टॉप लॉस से 960, 950 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा पर बिकवाली की राय। प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। 14,500 के नीचे निफ्टी आया है। 49,000 का स्तर तोड़ा है। सेंसेक्स ने 800 पॉइंट्स की गिरावट, और 33,650 पर बैंक निफ्टी। तो दबाव बढ़ते हुए दिख रहा है, और बाजार के कुछ पिलर्स जो होल्ड अप कर रहे थे, आईटी पिछले कुछ दिनों से एक बढ़िया ट्रेड बनते हुए दिख रहा था, आज वहां पर भी बिकवाली का दबाव आपको आते हुए दिखा है। तो टेक महिंद्रा, टीसीएस, यहां पर एक बड़ा ब्रेकडाउन आया। एक बार जरा वागले साहब से टीसीएस पर राय ले। वागले साहब, 3.5%, 3.25% टीसीएस अब तो 3000 का भी स्तर तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है टीसीएस। दीपांशु, मुझे बेचना है, अभी बेचना है या 20 रुपए ऊपर के लिए वेट करना है? 3030, ये मेरा सही लेवल है। 303040। मुझे लगता है 2920 यहां से भी 100 रुपए नीचे जा सकता है। ओके, 100 रुपए और यहां से टीसीएस फिसल सकता है, और ऑलरेडी देखिए एक बड़ी गिरावट टीसीएस में आती हुई दिखी है। तो बाजार का दिग्गज ब्रेकडाउन कर रहा है, और आप देख रहे हैं इससे सेंसेक्स निफ्टी दोनों पर ही भारी प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, सेल पर भी बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। अब 70 के नीचे जाने की तैयारी सेल भी कर रहा है। यहां पर और कितनी गिरावट देखते हैं?
अपना डिस्कशन हुआ था सेल में, तब यही कहा था कि 75 के ऊपर या 76 के ऊपर आज सस्टेन करेगा तो ही अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और जिस तरह से मार्केट में गिरावट आई तो ये स्टॉक भी बचना नहीं था, इसके अंदर भी ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल गया। तो अब स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो है 70 और 68 के पास। 70 और 68 के लेवल नहीं टूटने चाहिए, अगर ये टूटे तो सेल के अंदर भी फिर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। तो अब ये 70 और 68 के लेवल्स को क्लियरली वॉच करना होगा। बिल्कुल नजर रखिए, ये भी एक बड़ा ब्रेकडाउन ये काउंटर भी देख रहा है। डिवीज लैब पर भी आज बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है। बंसल जी जरा आप डिवीज लैब के चार्ट को देखिए, 3300 के लेवल को डिवीज ने भी तोड़ा है, 100 रुपए नीचे 3% की गिरावट। यस दीपांशु, डीवीज के अंदर भी देखें तो एक नेकलाइन टूटी है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है डीवीज के अंदर टूटता हुआ दिख रहा है। एक अहम सपोर्ट था इसका 3318 3315 के स्तरों का, वो सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ा है। अब टेक्निकली ऊपर में 3360 एक रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट सपोर्ट इसका आता है 3220 3230 के अराउंड आता है। ओके तो ये है आपके लिए डिवीज 3220 3240 के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, बट प्रेशर काउंटर पर भारी बनते हुए दिख रहा है इस समय, और कुछ भी सेफ नहीं दिख रहा है। लगभग सभी सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो वहां पर थोड़ा थोड़ा आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। BHEL भी दिन की ऊंचाई से आपको फिसलते हुए दिखा है, होल्ड आउट कर रहा था अब तक, पर वीकनेस अब इस पर बढ़ रही है। इन्फो एज पर 6% का ब्रेकडाउन है। जरा इस पर कुणाल जी से राय लेते हैं। कुणाल जी, इन्फो एज को देखिए 4500 के नीचे आया काउंटर, 6% टूटा है। बिल्कुल दीपांशु, एक बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है और चार्ट पर भी एक डबल टॉप पैटर्न अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है और सपोर्ट अब बहुत करीब है। सपोर्ट है 4400 के आसपास, 4450 के आसपास सपोर्ट फ्यूचर्स में नजर आता है। जैसे ही स्टॉक 4450 के लेवल्स को तोड़ेगा, ये डबल टॉप पैटर्न इसमें कंप्लीट हो जाएगा। काफी विशालकाय डबल टॉप पैटर्न है और इसका टारगेट भी कुछ 3500 रुपए के आसपास बनेगा। तो मेरी राय में देखिए बहुत कॉशियसली इसको देखना चाहिए। 4450 का लेवल टूटे तो इसमें सेल की पोजीशन बना सकते हैं। 3500 तक का एक बड़ा करेक्शन स्टॉक में मुमकिन है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इन्फो है जो 3500 के टारगेट। कुणाल जी, 1000 रुपए यहां से टूटते हुए देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल दीपांशु, 1000 रुपए का फॉल मुमकिन है अगर स्टॉक 4450 के लेवल को तोड़ दे। तो ये कंडीशनल सेल की राय है, अभी सेल नहीं करना है। 4450 पर एक बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर, ये लेवल अगर टूट जाए तब डबल टॉप पैटर्न बनेगा और इस पैटर्न का टारगेट ही 1000 रुपए का है। तो 3500 रुपए के टारगेट बनेंगे अगर ये 4450 के नीचे चल पड़ता है। ओके, तो नजर रखिए, ये है आपके लिए इन्फो एज पर राय। बड़ी गिरावट काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है। जैन साहब, चल क्या रहा है? क्योंकि मिड कैप आईटी में अब तक तो बढ़िया एक्शन था, आज वहां पर भी एक रोटेशन हो रहा है। एक्सेंचर के नंबर्स आने वाले हैं, बट वहां से तो कुछ ऐसा डरावना कोई ऐसी बात की संकेत नहीं है कि कुछ खराब आ सकता है। पर आज इतना बड़ा आईटी में इन पर्टिकुलर सेल ऑफ क्यों देख रहे हैं सर? या बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से आईटी आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट्स को, और अब अगर मार्केट को नीचे लाना है और सारी चीजें जो भी थी, देखिए आज फेड की बैठक का एक बहुत बड़ा एक ओवरहैंग बोल लीजिए या फिर जो भी विक्स वगैरह सब कुछ एक बार तो सुबह तो नीचे आए थे, तो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट भी बोल लीजिए जो भी था। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन आना लाजमी था और 14,800 से जब नीचे आए, और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसा अभी अनिल जी ने कहा 14,550 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि अपना मार्केट अब 50 डेमा के आसपास आ गया। अब इसके नीचे अगर एक दो क्लोजिंग देता है तो काफी गड़बड़ हो सकती है। और दूसरी बात ये हो रहा है, सारे ही स्टॉक्स में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आई है। कल का मार्केट जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली। कल के मार्केट में जो मुझे सबसे ज्यादा इतने दिनों में जो मिड कैप स्मॉल कैप में टूटत नहीं देखने को मिली थी, बट इस बार मिला है। सो ओवरऑल मुझे लगता है अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है, और FIIs भी एक दिन बीच में जरूर से बाइंग में है, बट ओवरऑल अब सेलिंग का मूड बना है। तो माहौल वैसा है कि बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट है नहीं कि मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाए। कोई बहुत बड़ा न्यूज फ्लो ऐसा दिख नहीं रहा सामने। फिर मार्च एंडिंग भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पैक्ट है। जिस तरीके से IPOs आ रहे हैं, जिस तरीके से प्राइमरी मार्केट एक्शन है, नॉन सेकेंडरी मार्केट एक्शन, उसकी भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है। सो ओवरऑल वन हैज टू स्टे कॉशियस एंड लाइट। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार पर राय, स्टे कॉशियस, स्टे लाइट इस समय।
गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स माइंड यू अब एकदम सपाट हो चुका है, सारी गेन्स अपनी गिव अप करते हुए। नैस्डैक फ्यूचर्स अब 1.25% नीचे आपको दिखेगा। पर इस बीच एक स्टॉक है जो होल्ड आउट कर रहा है सुबह से, और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि यहां पर भी ऊपरी स्तरों से गिरावट जरूर आई है। BHEL, क्या चल रहा है BHEL में, आइए जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। दीपांशु, BHEL के लिए देखिए बड़ी खबर आती हुई दिखी है। कंपनी को करीब 10,800 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है न्यूक्लियर टरबाइन सप्लाई करने के लिए। जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से इन्होंने जो है सबसे कम बोली लगाई थी, तो माना जा रहा है कि ऑर्डर जो है मिलते हुए नजर आएगा। देखिए खबर सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि वैल्यू काफी ज्यादा है, 10,800 करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर है, और टोटल ऑर्डर बुक अगर आप कंपनी की देखें तो 1,07,000 करोड़ के आसपास है। यानी लगभग मान लीजिए कि 10% के आसपास का टोटल ऑर्डर बुक का हिस्सा ये ऑर्डर है। और देखिए ये जो प्रोडक्ट इन्होंने सप्लाई किया है न्यूक्लियर टरबाइन, इसमें मैं देख भी रहा था कि कंपनी की पकड़ काफी बढ़िया। इससे पहले भी अगर आप देखें तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन को कंपनी ने जो है कुछ टरबाइन सप्लाई किए थे, मार्केट लीडर है इस सेगमेंट के अंदर। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि जो लगातार खबरों में बना रहता है, और थोड़े दिन पहले भी हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बताई थी कि जहां पर एक दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म ने जो है इस कंपनी की वैल्यूएशन को करीब 45,000 से 50,000 करोड़ के आसपास आका था। और मौजूदा भाव पर अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है महज 17,500 करोड़ है। 0.6 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रहा है, करीब 78 के आसपास की जो बुक वैल्यू है। और सबसे बड़ा ट्रिगर अगर आप देखें ना तो इसमें लैंड बैंक है, क्योंकि कंपनी के पास करीब 14,000 एकड़ का लैंड बैंक है, जो कि दिखाता है कि कंपनी के पास बेहतरीन वैल्यू है। और सरकार भी अगर आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक विनिवेश की योजना बना रही है। ऐसा माना भी जा रहा है कि अगले साल तक ये पूरा हो जाएगा, और सरकार इससे करीब 30,000 से 35,000 करोड़ के आसपास मिलने की उम्मीद लगा रही है। यानी अगर आप देखें तो ऑर्डर काफी सिग्निफिकेंट है, टोटल ऑर्डर बुक का 10% है, और वैल्यूएशन भी बहुत आकर्षक है स्टॉक की। बिल्कुल, और जो ऑर्डर मिला है वो कुल ऑर्डर बुक का 10% का हिस्सा है, तो एक बड़ा ऑर्डर BHEL की तरफ आते हुए, और इसलिए स्टॉक एक्शन में रहा है। और लगातार अनिल जी ने भी कहा है भरोसा रखिए। वीक बाजार में भी होल्ड आउट कर रहा है, बट ऑफकोर्स थोड़ा उतार चढ़ाव आते रहेगा। भरोसा बढ़ाने के लिए बस कुछ ही देर में सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। उससे पहले सुमित जी की एक कॉल तैयार है, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग में भी दबाव देखने को मिल रहा है, और बैंकिंग में यहाँ पे SBI में दबाव देखने को मिल रहा है। 365 का लेवल टूटा है, और SBI अभी यहाँ से मेरे को लग रहा है कि और गिरावट दिखा सकता है। तो SBI के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पे सही सेलिंग बैठ रहा है। 14,500 के नीचे अगर आज निफ्टी जाता है, और बैंक निफ्टी के अंदर आज 33,700 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो फिर ये और थोड़ा सा गड़बड़ वाला साइन होगा। इसके लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में और दबाव देखने को मिल सकता है। तो SBI में यहाँ पे मेरे को लगता है कि बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 375 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में मेरे को लग रहा है कि जैसे ये आज का लो लगा है, ये ब्रेक होने के बाद SBI में फिर गिरावट बढ़ेगी, और फिर नीचे में 350 रुपए से लेकर 340 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 375 के स्टॉप लॉस से SBI में बिकवाली करें 350, और अगर 350 का लेवल टूटा तो 340 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है SBI के अंदर, तो 360 वाला पुट अभी करीब करीब चल रहा है 6 रुपए के पास, इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 9 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए SBI में बिकवाली की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। यहाँ पर या तो आप 375 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली कर दीजिए, और 340-350 तक के टारगेट आपको मिलेंगे, या फिर आपको खरीदना है पुट ऑप्शन, और वो पुट ऑप्शन खरीदना है 360 रुपये वाला, जो आपको ठीक लगे वो आप ट्रेड कर सकते हैं। आइए, इस कमज़ोर बाजार में भी आपका साथ देने के लिए तैयार है सेठी साहब। वक्त है सेठी साहब की सदाबहार शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है सेठी साहब आपका। खरीदने की राय है आज भी? गुड आफ्टरनून अनिल जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल मुझे लगता है, देखिए सुबह हम खुले थे 150 पॉइंट ऊपर, और वहां से अगर देखें तो निफ्टी में 350 पॉइंट का फॉल आ चुका है। Correct. अभी निफ्टी 200-225 पॉइंट नीचे आ गया और 14,500 के लेवल पे है। अब यहाँ पे मुझे लगता है लॉन्ग करना वुड बी सेफर देन गोइंग शॉर्ट। शॉर्ट करने में मुझे ज्यादा रिस्क नजर आते हैं इन लेवल्स पे, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए और खरीदारी करने की सलाह है। 2 स्टॉक है, दोनों F&O स्पेस में। अरे वाह, क्या दोनों वायदा कारोबार के स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय। बताएं सेठी साहब, पहला स्टॉक आज का।
अनिल जी, पहला स्टॉक है आपका पसंदीदा स्टॉक जो आपने भी रेकमेंड किया, और दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग पे मैंने भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से रेकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है आईटीसी, राइट, जो कि अभी मार्च फ्यूचर्स 214 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इस स्टॉक में आज की गिरावट में भी देखिए स्टॉक 1.5-2% के करीब तेजी से बना हुआ है। और जैसे आपको मैंने 2-3 दिन पहले सुना था कि जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव न्यूज थी कि इसमें डीमर्जर भी हो सकता है, वो बिल्कुल देर सवेर आएगा, टाइमलाइन नहीं बताई जा सकती है, बट देर सवेर जरूर आएगा। तो इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिहाज से तो कोई टेंशन है नहीं। अगर आप 5-10% का गिरावट झेल सकते हैं, जो भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखना ही चाहिए। फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड है, वैल्यूएशन के लिहाज से पीएस से बहुत ही सस्ता है। और अगर इस तरह की कोई खबर आ जाती है तब तो फिर कुछ बोलना ही नहीं है। मुझे लगता है ये करंट लेवल से भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में, जैसे ही बाजार में सेंटीमेंट थोड़े ठीक होंगे, ये स्टॉक मुझे लगता है 225 तक के लेवल्स बहुत जल्दी दिखा सकता है। तो इस स्टॉक में ये 214 के लेवल पे मार्च फ्यूचर्स में, या आप अगर कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा टाइम ज्यादा देना है, तो अपनी फ्यूचर्स खरीद लीजिए। और स्टॉप लॉस रखिए 210 रुपए का, और 225 का मेरा टारगेट। ओके, 210 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें आईटीसी में 225 के टारगेट के लिए इस महीने के लिए। और बताएं सर दूसरा स्टॉक आज के लिए। दूसरा स्टॉक अनिल जी, सुबह के जो मॉर्निंग शो में भी आज था, मैं मार्केट शुरू होने से पहले मैंने रिकमेंड करा हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि सुबह मैंने 423 रुपए, जो कि कल का क्लोज था, उस पर रिकमेंड किया था। और मेरे टारगेट थे आज के 432 रुपए के, जो कि शुरुआती पहले घंटे में ही मीटअप हो गए। वो टारगेट अचीव होने के बाद अब ये स्टॉक वापस से 424-25 के लेवल पे आ गया है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेटल्स में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। आप हिंडाल्को को देखिए, आज के खराब बाजार में भी हिंडाल्को में अभी 2% की तेजी है, और ऊपर में 341 के लेवल हिंडाल्को ने भी आज टच किए। जो कल फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने जो इंडिकेशंस दिए कि ये जो घटे हुए ब्याज दर है ये आगे 2023 तक कंटिन्यू रहेंगे, मुझे लगता है उसका फायदा मेटल स्पेस को बिल्कुल मिलेगा। और मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील में भी कुछ पॉजिटिव हो रहा है, जो कि स्क्रीन भी बता रही है। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये 424-25 के लेवल पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 435 के टारगेट है विद स्टॉप लॉस ऑफ 418। स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से, और एक है आईटीसी, तो दोनों ही दिग्गज शेयरों में, वायदा कारोबार के शेयरों में आप रिस्क उठाकर खरीदारी कर सकते हैं। कमजोर बाजार में इन लेवल्स पर खरीदारी का मौका ज्यादा है बजाय बिकवाली का। जी दीप। बिल्कुल सर, तो भरोसा बढ़ाते हुए सेठी साहब आइए अब जानते हैं अनिल जी से कि इस बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। बिगुल अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। सर, ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा है, बट वैसे कुछ ज्यादा असर नहीं है। डाउ फ्यूचर्स सुबह हमने देखा 100-125 अंकों की तेजी का था, तो तब से अब तक देखें तो ऑफकोर्स वो सारी बढ़त गवा दी है, एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर दबाव आ रहा है, और जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो फिर 14 महीने की ऊंचाई पर है, और 1.7 के पार 10 ईयर की उनकी बॉन्ड यील्ड जाती हुई दिखी है। तो वहां से दबाव जरूर आते हुए दिख रहा है। हम देखते हैं जब जब ये बॉन्ड यील्ड में बड़ी मूव आती है, बाजार पर दबाव बढ़ता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। यूरोप के बाजार एकदम सपाट हैं। जर्मनी एक्चुअली 0.5% ऊपर है, बाकी यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार आपको आते हुए दिख रहा है। और एशिया में तो अच्छी तेजी रही है, बिकवाली एशिया के बंद होने के बाद ही शुरू हुई, तो एशिया पर तो इसका इंपैक्ट नहीं रहा। बताएं सर क्या करें। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स को तो देखने का और उससे कोई संकेत लेने का मतलब ही नहीं, क्योंकि देखिए अगर यही हमारे बाजार मजबूत होते तो हम क्या करते हैं, हम बॉन्ड यील्ड को नज़रअंदाज कर देते हैं कि 1.72 हो गया ना, वो तो अमेरिका का, हमारे क्या लेन देना है, हम तो डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में तो तेजी कर लेंगे। अब कमज़ोर है तो हम डाउ फ्यूचर्स को नज़रअंदाज करके बॉन्ड यील्ड को देखेंगे। बट हकीकत बात है कि अगर बॉन्ड यील्ड की वजह से ही बाजार गिरने, तो पहले डाउ फ्यूचर तो गिरे, पहले यूरोप तो गिरे, वो तो गिर नहीं रहे। तो बात यह है कि समस्या हमारी अपनी है, बाहर कुछ नहीं है। तो बाहर झांकने के बजाय भीतर ही झांकते हैं, और भीतर समस्या ये है कि एफआईएस की बिकवाली चल रही है। 5-7 दिन हो गए लगातार वो हर ऊपर के लेवल पर बेच रहे हैं। बस फर्क ये है कि कहीं बीच में एक आध दिन आकर खरीद लेते हैं, या एक आध दिन हाथ रोकते हैं, तो लगता है कि अरे ठीक हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ ठीक हो नहीं रहा। तो अब सिंपल ये कि जब तक ये बिकवाली के फिगर आपके बंद ना हो, खरीदारी में ना बदले, तब तक रिस्क और समस्या तो है ही कि आप जब भी ग्लोबल मार्केट्स के दम पर ऊपर खुलेंगे, देखिए गिरने में भी कोई समस्या नहीं है, मार्केट है, हमेशा गिरेंगे बढ़ेंगे नहीं, कभी करेक्शन भी देंगे, कभी गिरेंगे भी। समस्या एक ही है दीप कि हम ऐसे वक्त गिर रहे हैं जब दूसरे कोई नहीं गिर रहे हैं, गिरने में हम अकेले आगे हैं।
है ना। यही एक यूएस खराब होता है, हम भी साथ साथ में गिर जाते तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती है, हम कहते हैं भाई डाउ भी गिर रहा है, सब गिर रहा है, तो हमारी क्या दिक्कत है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक तो वो नहीं गिर रहे हैं, हम गिर रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम ये कि उनको देखकर हम खरीद लेते हैं तो और ज़्यादा खरीदारी की पोजीशन बन रही कि चलो कोई बात नहीं, हमारा कब तक गिरेगा, डाउन मजबूत है तो ले लो। तो दूसरी बड़ी समस्या है, तो इसके चक्कर में जो लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा बन गई है वो दिक्कत है, और आज ऊपर से एक्सपायरी का दिन भी है। तो मेरा ये मानना है कि वैसे आप देखेंगे, मुझे कहेंगे तो आप एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आ गए, और वो है 14,465 के आसपास का। 26 फरवरी को हमने 14,467 का लो बनाया था इंट्राडे के दौरान, और 14,529 की क्लोजिंग आई थी उस दिन। तो इसीलिए मैं 14,475 14,525 की रेंज को आपको स्ट्रांगली कह रहा हूं कि ये आखिरी सपोर्ट जोन है बुल्स के लिए, और मुझे लगता है ये होल्ड होना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से 26 फरवरी के जो आपने 15,431 का लाइफ टाइम हाई बनाकर वहां तक करेक्शन दिया, वहां से करेक्शन पूरा करके 15,333 वापस आए आप, तो आपके करेक्शन पूरा खत्म करने की या कम से कम करेक्शन में रुकने की सबसे बढ़िया जगह जो है वहां पर आप आ गए हैं। तो अब आपको करना है ये कि इस लेवल पे पहली चीज तो है कि शॉर्ट नहीं करना है, दूसरी चीज अगर आप शॉर्ट है तो आप काट सकते हैं, और थोड़ा बहुत लॉन्ग करना चाहें तो कर भी लीजिए एक बाउंस बैक के लिए, और वो नहीं करना चाहें ना कर सकते हैं तो जब उछाल आए तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को हल्का कीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि कोई लेवल ना टूटे, तो 14,475 14,525 जिसको मैं बहुत मजबूत सपोर्ट मान रहा हूँ, अगर ये किसी वजह से आप लेते हैं, खरीदारी करते हैं, तो अगर रिस्क डिसिप्लिन के तौर पर 14,425 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, बस सिंपल 50 पॉइंट नीचे 14,425 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अदरवाइज इस लेवल को आखिरी सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलिए, ये आपके लिए पॉइंट नंबर 1। अब ऊपर कितना जा सकते हैं, डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो 14,700 पार करने में पसीना आएगा। 14,700 के पुट पर 29 लाख शेयर आज की एक्सपायरी वाले हैं, जिसमें से 23 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो ये ऑलरेडी रिस्क पर हैं। माफ़ कीजिएगा, सॉरी मैंने कॉल्स देख लिया, 14,700 के पुट पर 17 लाख शेयर है, 14,700 के कॉल्स पर 23 लाख शेयर हैं। तो जैसे आप ऊपर आएंगे तो अब आपके लिए सबसे पहले रुकावट की जगह जो बन गई थी वो है 14,700 14,750। इस लेवल को पार करेंगे तो ही आप में हल्की सी मजबूती का संकेत आएगा, या कमजोरी खत्म होने का पहला संकेत तब मिलेगा जब आप 14,700 14,750 को पार करें। जब तक इसके नीचे हैं तब तक आप कमज़ोर हैं ही और भी रहेंगे। लेकिन तो ब्रॉड रेंज नोट कर लीजिए, नीचे 14,475 14,525, ऊपर 14,700 14,750। क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपको याद होगा कल मैं ये बोल रहा था कि 34,000 के नीचे कोई लेवल ही नहीं है, सीधा 33,600 है, और आज का लो आप देख लीजिए 33,597। आज हमने लोएस्ट रेंज जो बैंक निफ्टी थी एग्जैक्टली आज 33,600 पर लो बना है। बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब बचा है 33,100 33,300, नोट कर लीजिए 33,100 33,300, उसके आसपास तक आकर करेक्शन पूरा करे ना करे, लेकिन अगला सपोर्ट वहां पर लेगा 33,100 33,300। ऊपर में अब आप बैंक निफ्टी में ये मानकर चलिए अगर रिकवरी आती भी है तो आपके लिए सिंपल है कि क्या लेवल देना चाहिए बैंक निफ्टी में रिकवरी में 34,250 34,500, ये रेंज में आप जाकर अटकेंगे। तो 34,500 को पार करके टिक पाना अब आपके लिए चैलेंज होगा। तो ये लेवल है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, सिंपल है। डेटा के हिसाब से भी आप देखिए 34,000 के ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ कॉल्स में 9 लाख शेयर हैं बैंक निफ्टी के, और पुट में 11 लाख शेयर। तो जैसे आप उसके आसपास पहुंचेंगे, लॉन्ग पोजीशन वाले भी अपनी पोजीशन हल्की करने की सोचेंगे, और शॉर्ट सेलर्स और शॉर्ट बनाने की सोचेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड तो खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे शॉर्ट करने के बजाय इंतजार करना चाहिए ऊपर के लेवल का शॉर्ट करने के लिए, हल्का होने के लिए। और अगर आपकी शॉर्ट है तो जो सपोर्ट रेंज आपको दिए उस सपोर्ट रेंज में आप शॉर्ट काट लीजिए। जी दीप। क्लियर बात है सर, और आपकी कमेंट्री के बाद देखिए बाजार भी एकदम रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। निचले स्तरों से लगभग 60-70 पॉइंट की रिकवरी हम निफ्टी पर आते हुए देख रहे हैं, और निफ्टी बैंक पर भी देखिए अच्छी रिकवरी आई है, 33,850 के ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा जो आपने कहा कि अब शॉर्ट नहीं करना है, ये सपोर्ट लेवल्स हैं, अब थोड़ा बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, वो बाउंस बैक हल्का सा आते हुए दिख रहा है। इस बीच वरॉक इंजीनियरिंग यहां पर नजर रखिए, इन्होंने बैटरी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और डेल्टा क्यू के साथ इन्होंने करार किया है। तो ये खबर आती हुई दिख रही है। इसमें 2 व्हीलर्स भी शामिल रहेंगे जिसके बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के करार है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स, इनके चार्जर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए
करार किया है वरॉक इंजीनियरिंग। जैन साहब, आपका कोई व्यू वरॉक इंजीनियरिंग पे? जब टेस्ला भारत में आ रही थी तो तब काफी एक्साइटमेंट इस स्टॉक पर भी मिला था, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबली टेस्ला को कुछ लैम्प पार्ट्स सप्लाई करते हैं। पर अब ये जो खबर आ रही है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार, वरॉक इंजीनियरिंग पर कोई राय सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, एक्साइटमेंट बना हुआ था और ये कंपनी का मैनेजमेंट भी जबरदस्त है। और इंड्योरेंस और वैरोक दोनों मतलब ट्विन ब्रदर्स की अलग अलग कंपनियां हैं। एंड समहाउ बहुत एक्साइटमेंट था जब इसका आईपीओ आया था, उसके बाद से नॉन स्टॉप करेक्शन है। तो इन लेवल्स पे अगर जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखें। हालांकि बैलेंस शीट में कुछ लॉसेज और ओवरऑल परफॉर्मेंस और बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा, बट दिस न्यूज इज अ ग्रेट न्यूज। एंड आई थिंक मैनेजमेंट में पूरी कैपेबिलिटीज है कि ये लोग कुछ भी कोई भी एक्टिविटी ऐसा स्टार्ट करते हैं तो दे कैन टेक इट ऑन फ्रॉम हियर। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करें, और अगर लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। इनफैक्ट जहां पे भी आज न्यूज आई हुई है तो हो सकता है कि एक्साइटमेंट की वजह से ऊपर है, जहां पे भी करेक्शन आए लेने की कोशिश करनी चाहिए। एंड थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा, कम से कम 2 साल, 1.5 से 2 साल की अवधि हो तभी खरीदें, वैसा टाइम फ्रेम के साथ खरीदने की राय है। ओके, तो थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के साथ खरीदिए, बट डेफिनेटली वरॉक पर रखिए नजर। खबर के दम पर स्टॉक भी आपको रिएक्शन देते हुए दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर रखनी है नजर और होल्ड आउट कर रहा है, इंडस टावर्स। हमने देखा कि 2-3 दिनों से थोड़ा एक्साइटमेंट इस काउंटर पर बना हुआ है। कल जब टेलीकॉम स्टॉक्स एक्शन में आ रहे थे तो भी मूव कर रहा था, आज भी वीक बाजार में थोड़ा होल्ड आउट जरूर कर रहा है इंडस टावर्स। सुमित जी, क्या चल रहा है इंडस टावर्स के चार्ट में सर? देखिए, स्टॉक के अंदर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और आज मार्केट्स की वॉलेटिलिटी में और पिछले कुछ दिनों की वॉलेटिलिटी में स्टॉक में कुछ ज्यादा असर देखने को मिला नहीं है। 258 टू 59 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 248 250 के आसपास का है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छा, बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में एक बार 265 का लेवल ब्रेक करेगा। 265 के ऊपर सस्टेन करने पे फिर स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा और फिर 275 से 280 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, पोजीशंस होल्ड करके चलें, ये है आपके लिए राय। इंडस टावर्स में वीक बाजार में होल्ड कर रहा है। रिकवरी थोड़ी हुई थी बाजार में, अब वापस 14,550 माफ कीजिएगा, वहां पर बाजार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो हल्की सी रिकवरी के बाद अब फ्रेश खरीदारी के संकेत आपको नहीं आते हुए दिख रहे हैं, बट काफी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है। नजर डालिए अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी। कुणाल जी, अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिए 3,000 के नीचे आया है आज ट्रेड में। उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, यहां से और गिरते हुए स्टॉक को देखते हैं या फिर संभलेगा इन लेवल्स पर? देखिए, कंसोलिडेशन चल रहा है कुल मिलाकर देखें दीपांशु, आज जरूर कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं। और जो पहला सपोर्ट है वो 2850 2850 के आसपास है, लगभग 100 रुपए नीचे। तो मुझे लगता है कि देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ बिकवाली करने की। जिनके पास पोजीशन है उनको मुझे लगता है 2850 का एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करना चाहिए। स्टॉक मार्केट को लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और एक ब्रीदर लेकर मुझे लगता है दोबारा तेजी दिखाएगा, तो 2850 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने के राय। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन, माफ कीजिए, अपोलो हॉस्पिटल पर राय। और साथ ही वोडाफोन आइडिया पर भी रिसर्च है तैयार कुशल की तरफ से। कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आए हैं जिसके रिसर्च लेकर आए हैं कुशल बताइए क्या है आंकड़े? कुछ वाकई में मजबूत है, दमदार है? बिल्कुल, बहुत दमदार आंकड़े हैं और काफ़ी सरप्राइजिंग भी अनिल जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे लगातार क्वार्टर जो अपडेट्स आ रहे थे वोडाफोन आइडिया को लेकर कि सब्सक्राइबर्स इनकी टूटते हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट अब यहाँ पर अब जो आंकड़े आए हैं जनवरी में, वो ग्रॉस सब्सक्राइबर्स में फर्स्ट टाइम अगर आप देखें तो पिछले 15 महीनों में पहली बार यहाँ पर आपको जो है ग्राहक जुड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो इनका जो बिजनेस की स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही है कि वापस से लौटती हुई दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जनवरी में महीने में इनके जो ग्रॉस सब्सक्राइबर काउंट एडिशन है वो करीब 17 लाख के करीब है, जो ट्राई का डेटा आया है। और अगर आप देखें तो अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक जो रिसेंट दिसंबर तक डेटा आए हुए थे वहां पर करीब 5.5 करोड़ ग्राहक इनके टूटे थे। तो उसके बाद ये जो एडिशन का फिगर आया है ये काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही मैनेजमेंट जो है वो 5G लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में जो रिसेंटली कंक्लूडेड 4G स्पेक्ट्रम भी हुए थे, इन्होंने 5G
4G एक्सपेंशन के लिए करीब 5 सर्कल्स में अपनी स्पेक्ट्रम जो है जोड़े थे, वहाँ पर इन्होंने खरीदारी की थी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कंपनी की जो एक्टिव यूज़र बेस है वो रिलायंस जियो से भी ज़्यादा है, करीब करीब 90% पर। तो जो एक्टिव यूज़र बेस है उस वजह से भी कंपनी का आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। पर जो सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो सबसे बेहतरीन खबर जो है वोडाफोन आइडिया के लिए बनती हुई दिख रही है। ओके, तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये अच्छी खबर कि अब फाइनली सब्सक्राइबर्स फिर से आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक ही बार के मान लें कि थोड़े और डेटा देखने पड़ेंगे कुशल? डेफिनेटली ट्रेंड तो आगे के लिए स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा जो गिरावट का ट्रेंड बना है पहली बार रुका है, तो अब देखना होगा कि ये सस्टेनेबल रहता है कि नहीं। तो चलिए, पहली बार रुका है, देखते हैं। और रुकने के बाद आज स्टॉक भी गिरते गिरते रुका था, 10 के ऊपर आया, लेकिन बाद में वो बाटा प्राइस है 9.95 999 टाइप का वैसा वाला मामला है, 10 रुपए के आसपास है। देखते हैं, अभी एक क्वार्टर के, एक महीने के ना, हाँ, एक महीने के डेटा पर शायद बाजार का भरोसा कम है। देखते हैं, ऐसे ही अगर 1-2 महीने और आपके आंकड़े आ जाएं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए नजर आए, तो शायद कुछ बात बदल सकती है। आइए, श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और उन्हीं से एक राय ले लें वोडाफोन पे या फिर भारतीय एयरटेल पर। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। बताएं सर, वोडाफोन आइडिया या फिर भारतीय एयरटेल, दोनों में कहीं कोई आपको मौके दिखते हैं खरीदारी के, या फिर अभी दूर ही रहेंगे? गुड आफ्टरनून अरिजीत। देखिए, वैसे मुझे ही मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, हम तो श्रीकांत जी को सुन पा रहे हैं। श्रीकांत जी, हमें तो आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, तो मैंने बोला ये कौन तीसरा आ गया बीच में। चलिए भाई, इको साउंड आ रहा था। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि आइडिया का जो चार्ट अगर आप थोड़े मंथली बेसिस पे देखते हो, और अगर पिछले 1.5-2 के पोजीशन को अगर ट्रैक करते हो, तो एक क्लियरली बात समझ में आती है कि ये स्टॉक लगातार गिरते गिरते अपने करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट करने के मोड पे है। और मुझे लगता है कि ये 9.75-9.80 के जो लेवल्स है, वहाँ पे इसने काफ़ी अच्छी तरीके से एक पॉजिटिव रीजन भी लाया है। RSI भी अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि एक लोअर टेरिटरी में जा चुका है, और एक करेक्टिव पैटर्न का ABC भी कंप्लीट हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे बिल्कुल इसे एक पोजिशनल बेसिस पे ट्राई करना चाहिए। हालांकि हमें स्टॉप लॉस रखना काफ़ी ज़रूरी है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 9 रुपये 50 पैसे का, क्योंकि छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है। और अगर ये बाउंस बैक अगर आता है तो 11:30 से लेकर 11:45 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ 9 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, और टारगेट्स रखे 11.5 रुपये का। और अगर भारतीय की बात करें तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी इसमें अभी तक वो जो रिकवरी है वो नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि शायद 500 के करीब भारतीय आने वाले दिनों में जा सकता है। उस लेवल के करीब हम देखेंगे कि वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न कैसे बनता है, या तो कोई न्यूज़ फ्लो आता है क्या। लेकिन आइडिया में बिल्कुल एक अच्छी न्यूज़ आ चुकी है, और करेक्टिव पैटर्न का कंप्लीशन होना, ये दोनों बातें हमें बताती है कि करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। ओके, तो करंट लेवल्स पर कर सकते हैं खरीदारी, भरोसा करिए, मूव यहां से आपको आती हुई दिख सकती है। देखते हैं किस तरह का एक्शन दिखाता है। बाजार का तो एक्साइटमेंट है ही, और खबरें भी अच्छी हैं, और जैसे श्रीकांत जी बात भी कर रहे थे, देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में वापस वोडाफोन आइडिया भी आ गया है। तो एक्शन तो भरपूर इस काउंटर पर दिख ही रहा है। पर ढेरों और कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज अच्छा एक्शन देखने को मिला है, और टेक्सटाइल स्टॉक्स पर हम लगातार आपको कह रहे हैं कि इस स्पेस पर रखिए नजर, यहीं पर एक्शन बनते हुए दिखा है। TCNS क्लोथिंग ये एक स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी का माहौल है। बजाज कंज्यूमर एक और स्टॉक जहां पर अच्छी तेजी बनी है। बंसल जी, बजाज कंज्यूमर के चार्ट देखिए, लगातार कुछ ना कुछ ये अटेम्प्ट करता रहता है, आज भी 3% ऊपर है, थोड़ा वॉलेटाइल रहा है आज के सेशन में, क्या राय है इस पे? देखिए दीपांशु, इसका तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इतने गिरते बाजार के अंदर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो निसंदेह खरीदारी की राय है। 255 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, 255 का स्टॉप लॉस है, और टेक्निकली पहला टारगेट यहाँ पर 281 और दूसरा टारगेट 290 का बैठता है। एकदम परफेक्ट ट्रेड है, मतलब कि पैटर्न इतना बढ़िया है। ये तो अभी आपने सडनली पूछा, अगर कुणाल जी से मेरी बातचीत हुई होती तो ये पिक ऑफ द डे के सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको ये पूरा करता है बजाज कंज्यूमर।
चलिए तो इंतजार करते हैं सर, अगर आपके पैरामीटर्स ये हिट कर रहा है तो पिक ऑफ द डे में रिकमेंडेशन में भी आ सकता है, नजर रखेंगे इस पर ऑटो एंसिलरीज में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि वरॉक इंजीनियरिंग पर अभी खबर आई थी, हमने मूव आती हुई देखी, सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर भी मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी पर भी किस तरह की खरीदारी आपको बनती हुई दिख रही है। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, चुनिंदा स्टॉक्स आपको अच्छा एक्शन इस समय दिखा रहे हैं, ये स्पेस भी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती हुई दिख रही है। बंसल जी, एक और स्टॉक जिस पर आपकी राय देनी थी और आपको काफी पसंद है ये स्टॉक, अदानी ट्रांसमिशन, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा था, इसकी चार्ट पर भी बताएं। देखिए दीपांशु, यहाँ पर भी अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट यहाँ पर पॉजिटिव है, इनफैक्ट बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिला है इसके अंदर। जैसे मार्केट की करेक्शन में अदानी पोर्ट के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर आया है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, यहाँ स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूं, बट 740 यहाँ पर एक बेस है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता टेक्निकल रुझान इंटैक्ट है, तो जिनके पास है बने रहने की राय है अदानी ट्रांसमिशन के अंदर। बिल्कुल, तो अदानी ट्रांसमिशन पर बने रहें, यह है बंसल जी की राय। बंधन बैंक पर क्या करें ये जानना जरूरी है, क्या चल रहा है बंधन बैंक में और बाजार का क्या व्यू बन रहा है काउंटर पर, यह जानना भी जरूरी है। देवांशी बताएं, बंधन बैंक क्या है मार्केट व्यू? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए बंधन बैंक के लिए पॉजिटिव खबर इस दिन आती हुई दिख रही है, लेकिन स्टॉक बिल्कुल रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव जो फंडामेंटल्स हैं वो अब बदलते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टीएमसी है जो पार्टी है, और क्योंकि अब इलेक्शंस आते हुए दिख रहे हैं तो अब यही देखना था कि जो मैनिफेस्टो है क्या उसमें लोन वेवर्स की कुछ मेंशन होता है या नहीं, लेकिन अब ये एक बड़ी राहत की बात आती हुई दिख रही है कि इनकी जो मैनिफेस्टो है उसमें लोन वेवर्स, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं उनकी तरफ से लोन वेवर्स का कोई भी मेंशन नहीं है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात फिलहाल जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए बनती हुई दिख रही है। और आप देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल और असम की बात करें तो सबसे बड़ा जो लोन पोर्टफोलियो है वो बंधन बैंक का बनता हुआ दिख रहा है। और यही नहीं, बंधन बैंक पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो ओवरहैंग है इस स्टॉक पर वो इसी वजह से बनता हुआ दिख रहा है। इनके सबसे ज्यादा जो एनपीएस इस बार आते हुए दिखे वो माइक्रो फाइनेंस से आते हुए दिखे, और वो भी वेस्ट बंगाल और असम से आते हुए दिखे। तो अब यही माना जा रहा है कि ये जो ओवरहैंग है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। आने वाले समय में इनकी जो आय है वो दुगनी होती हुई दिख सकती है, 5300 करोड़ पर इसकी आय आती हुई दिख सकती है। यही नहीं, आप देखिए जो एसेट क्वालिटी है उसमें लगातार सुधार हो सकता है, जो फिलहाल करीब 7.9% के आसपास है वो सुधर कर करीब 3.5% होने का, जो ग्रॉस एनपीएस है वो होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर ब्रोकिंग हाउसेस की बात करें, सबसे पहले तो जेफरीज की बात करते हो क्योंकि वो काफ़ी पॉजिटिव है, खरीदारी की राय के साथ उन्होंने कवरेज शुरू किया था और जो लक्ष्य दे रहे हो 470 न्यूट्रल केस में, और अगर बुल केस सिनारियो की अगर बात करें 540 तक के टारगेट्स वो देख रहे हैं। और इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो 484 तक के टारगेट्स देख रहे हैं। तो इन ऑल आप देखिए काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस भी, और इनका भी यही मानना है कि वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी चीप है। जितने भी रिस्क फैक्टर्स थे वो ऑलरेडी अब फैक्टर्ड इन है, और 35% ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 3 साल में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो वैल्यूएशन आकर्षक है, ओवरहैंग खत्म हो चुका है। आने वाले साल में जो डाइवर्सिफिकेशन कंपनी करती हुई दिख रही है, माइक्रो फाइनेंस में जिस तरह से रिकवरी दिख रही है उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ओके, तो यह है बंधन बैंक पर बुलिश है ब्रोकरेजेस। और आज देखिए खराब बाजार में जहां बैंक निफ्टी इतना गिरा पड़ा है तब भी बंधन बैंक है मजबूत। करेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी पूछने का काम मेरा है, और वो पूछूंगा मैं वागले साहब से। वागले साहब, बाय करने का इरादा रखते हैं बंधन बैंक? अनिल जी, मेरे लिए साइडवेज है, ना बाय ना सेल। मैं ये एग्री करता हूं कि बंधन बैंक बेचा नहीं जा सकता क्योंकि 330 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो नहीं ब्रेक होगा, लेकिन ऑन द अपसाइड 340 342 ये ब्रेक होते हुए भी नहीं लगता है, तो इसको छोड़ दें। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक साइडवेज, तो छोड़ दें। लेकिन आइए बढ़ते आगे, और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन फ्रेंड लाइफलाइन यूज करके। विश्वेश जी शो में तो है नहीं, लेकिन है तो हमारे साथ ही। कुछ बेहतरीन कॉल विश्वेश जी की तरफ से आने की तैयारी में बिगुल। तो विश्वेश जी कमाल करते हुए दिख रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 कॉल विश्वेश जी के, दीपक नाइट्राइट बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से गिरा है, 1535 के आसपास आपने शॉर्ट करने की राय दी थी। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ टारगेट्स आए होंगे, अपडेट ले लेता हूँ। इसके अलावा मेरे ख्याल से वोल्टास का पुट ऑप्शन खरीदने की राय भी दी थी। और बैंक निफ्टी जो आपको एक स्प्रेड बनाया था 0 कॉस्ट पे,
जी हाँ, जीरो कॉस्ट पे, और उसका दाम हो गया 400 रुपये। वो सुपर हिट रहा। तो विश्वेश जी, पहले तो बधाई, एक के बाद एक सारे कॉल सुपर हिट साबित हो रहे हैं। आप एकदम सही टाइम पर और बहुत पहले, बहुत जल्दी मंदी में आए इस बार, और तगड़ा आपने और उसने आशु जी ने 2 दिन पहले बड़ा तगड़ा रंग जमाया। तो पहले तो अपडेट दीजिए आपके सारे कॉल्स के। धन्यवाद अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में सर हैवी डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लोअर साइड में ब्रेक हो रहा है। आज बैंक निफ्टी ने जो 35,000 फेल किया है, अगला जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट एनर्जी है वो 32,500 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल शायद लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फिर भी चेंज ना हो, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। और ये जो फॉल है ये आज का शायद अभी कर्टल हो गया, क्योंकि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 34 के आसपास एक्सपायरी की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये फॉल जो वो एक्सटेंड होगा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक बहुत हैवी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। तो अगर मैं एक सेंटेंस में सम अप करूं तो मैं ये कहूंगा कि एग्रेसिव लॉन्ग्स ना रहे, और जहां पे सबसे ज्यादा लॉन्ग्स हैं पब्लिक के, जो क्राउडेड ट्रेड्स हैं, वो उसमें सबसे ज्यादा सेल ऑफ देखने मिलेगा। क्योंकि एक इंडिकेटर जो मुझे लग रहा है एनर्जी, जब हैवियर आईपीओज आते हैं तो उसके बाद में हमने देखा है कि मार्केट में टॉपिश या एटलीस्ट शार्पर प्रॉफिट बुकिंग की सिचुएशन बनती है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 32,000 की ओर जा सकता है यहाँ से अभी भी। यानी कि यहाँ से 1800 पॉइंट और? जी सर, अभी भी बैंक निफ्टी में गिरावट के आसार बन रहे हैं। क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा अनिल जी, और ये डेटा एट द स्टार्ट ऑफ फेब भी क्लियर था, बैंक निफ्टी जब भी 5 to 7,000 पॉइंट्स रैली किया है, उसके बाद 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक भी साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड रहा है। एटलीस्ट अगर आप ये मार्च के लो से देखोगे तो आपको यही सिग्नेचर मिलेगा। तो हमने जो जैन की और फेब के बाद जो रैली की थी बजट के बाद, मुझे लग रहा है कि वो रैली वाज उसके बाद में ये जो सेल ऑफ है दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग। सो मेजर सपोर्ट जो है, अगर आपको याद होने जी, तो हम लोग दिसंबर 2019 के जो हाई थे वो थे 32,600। इस बार भी हम 13 जनवरी के आसपास जो हाई बना था बजट से पहले वो 32,500 था, और जब हम वो निकले थे तभी 37-38 की कर गए थे। तो मुझे लगता है वो लेवल रिटेस्ट होगा 32,500। सो 1,000-1,500 पॉइंट का पेन और हो सकता है बैंक निफ्टी में, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, 1,000-1,500 पॉइंट की जगह और है, आपने तो डरा ही दिया। मैं तो सोचा कि आप अब इतना पहले आप एक्शन में आ गए तो अब शायद आप नीचे की तरफ भी खरीदारी का मौका ढूंढेंगे, जो कि आप आमतौर पर करते हैं। गिरते बाजार में मजबूत सपोर्ट पर खरीदारी करने का इरादा भी रखते हैं। विश्व जी, अच्छा बताइए, आज अब कौन सी पिक है आपके पास? जी, एक ऐसी पैटर्न बन के आ रही है, और वो पैटर्न अगेन मैंने एक इंटरनेशनल एनालिस्ट है उनकी ट्विटर फीड पे पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि जब नैस्डैक कंसेक्यूटिवली 6 से 8 सेशन तक इंट्राडे में 2% के हाई लो मूव करता है, तब तक बहुत मेजर टॉप बना है आईटी में। ठीक है, तो अब आप नास्डैक देखिए, रोज की 2-3% की वॉलेटिलिटी है, 200-400 पॉइंट मूव कर रहा है। दैट इज टेलिंग कि वो यूएस मार्केट के आईटी में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और आज वो सिग्नेचर विजिबल है इन्फोसिस में। इन्फोसिस में आज डबल टॉप बना है अनिल जी 1400 के आसपास, और जिस हिसाब से वहां से गिरा है, मुझे लग रहा है इन्फोसिस गिरना चाहिए, और आईटी गिरेगा तो निफ्टी नहीं उठेगा, बिकॉज निफ्टी वाज द आईटी सपोर्टेड। तो मुझे लगता है इन्फोसिस में शॉर्ट करना चाहिए 1380 के स्टॉप लॉस से 1220 के टारगेट के लिए। सो दैट इज अ वन ट्रेड जो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली चीजें हो सकती है, और आज एक्सेंचर के रिजल्ट की वजह से जो आईटी स्टैंड आउट था, मुझे लग रहा है दैट इज नाउ गेटिंग अ क्लियर डायरेक्शन। सो अगेंस्ट मार्केट, अगेंस्ट द क्राउड, आईटी शॉर्ट करने का मेरे हिसाब से गुड आइडिया राइट नाउ कि लार्जर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त इन्फोसिस में बिक वाली की राय 1220 तक के टारगेट है। 1380 स्टॉप लॉस थोड़ा दूर नहीं है विश्वेश जी? सर अभी 1340 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में, तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस इसलिए रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वॉलेटाइल हुआ तो सर ये पैनिक करेगा। उनके कंपेयर में 1240 मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपए के टारगेट है, तो 1:2.5 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली बन रहा है सर। बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है सर, आईटी में आज के दिन में जो हैमर बन के हम नीचे जा रहे हैं, दैट इज अ स्लाइटली कंसर्न। आईटी अगर वीक होता है तो मुझे लगता है मार्केट उठेगा नहीं। बिल्कुल, आईटी अगर वीक होगा तो मार्केट्स नहीं उठेंगे।
नजर रखिए आईटी स्टॉक्स वीकनेस आज दिखा रहे हैं और बड़ी ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। शुक्रिया विश्वेश जी। इन्फोसिस ये है विश्वेश जी की सेल कॉल, आपके लिए नजर रखें इस काउंटर पर। वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है और वीकनेस बाजार में फिर से लौटी है। जो थोड़ा सपोर्ट लिया था अब वापस उन लेवल्स को गिव अप करते हुए देख रहे हैं आप बाजार को। बट कुछ मेटल स्टॉक्स में एक्शन अभी भी बना हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील अभी तक पॉजिटिव होल्ड आउट कर रहा था, नैल्को भी थोड़ा होल्ड आउट कर रहा है, यहां पर अभी भी पॉजिटिव एक्शन बना हुआ है और आईटीसी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो आईटीसी का जो एक्शन है वो बरकरार है। इसके अलावा बजाज ऑटो यहां पर भी इंटरेस्टिंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार जरा बजाज ऑटो पे राय लेते हैं बंसल जी से। बंसल जी, बजाज ऑटो की चार्ट देखकर बताएं क्या चल रहा है इसमें इस समय। देखिए दिवांशु, बजाज ऑटो में एक पुल बैक देखने को मिला है और स्टॉक कल के हाइस के ऊपर निकला बट सस्टेन नहीं कर पाया है। एज ऑफ नाउ 3600 एक सपोर्ट है और ऊपर में 3658 जो है रेजिस्टेंस है। और दीपांशु, टू व्हीलर के अंदर अगर हम देखें बजाज ऑटो से इंटरेस्टिंग आयशर मोटर लग रहा है। आयशर मोटर रडार पर है, 2650 के अराउंड चल रहा है। 2680 2685 के ऊपर निकलेगा तब आयशर मोटर पर नजर रखनी चाहिए। बजाज ऑटो भी पॉजिटिव है बट स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी आयशर मोटर में ज्यादा लग रही है एज कंपेयर टू बजाज ऑटो। ओके, तो आयशर बजाज दोनों पर रखिए नजर। एक्शन बन रहा है इन काउंटर्स पर इस समय। एक और स्टॉक जो पॉजिटिव है श्रीकांत जी, पीरामल एंटरप्राइजेस को देखिए, कल 3% गिरा था, आज रिकवर हुआ है। ऑफ कोर्स बाजार में थोड़ा फिर वीकनेस भी हुई बट होल्ड आउट कर रहा है वीक बाजार में। यहां से कोई क्यों? दीपांशु देखिए, वैसे इसमें भी एक डाइवर्जेंस वाला ही मूव हमें दिख रहा है और एक बड़े रैली के बाद जो एक करेक्शन आना चाहिए था वो करेक्शन अभी तक उतना नहीं आया जितना बाकी के स्टॉक्स में आया है। तो मुझे लगता है कि शायद सूनर और लेटर ये भी अपने करेक्शन को पूरा कर लेगा। और जैसे आज ऊपर से वापस एक बार नीचे आ चुका है, तो जो आज के हाईज है वो तकरीबन 1885 के आसपास के थे, लेकिन मुझे लगता है वो काफ़ी दूर के हो जाएंगे। अगर मुझे नियर बाय के स्टॉप लॉस रखना है तो 1860 के स्टॉप लॉस के साथ दीपांशु मुझे लगता है कि पिरामल एंटरप्राइजेस शॉर्ट करके चलना चाहिए। यहाँ पे जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 1730 से लेकर 1720 के। तो करंट लेवल से पिरामल एंटरप्राइजेस में भी एक शॉर्ट का कॉल लेके चल सकते हैं। ओके, तो जो मजबूत है उसे करें शॉर्ट, ये व्यू बन रहा है पिरामल एंटरप्राइजेस। यहां से वीकनेस आपको आती हुई दिख सकती है जिस तरह से बाकी स्पेसेस में गिरावट आई है। हैवेल्स इस पर भी आ रही है गिरावट। और कुणाल जी, हैवेल्स पर जरा राय दें, क्या 1000 के नीचे टूटते हुए देखते हैं काउंटर को? ऑलमोस्ट उसके करीब आते हुए दिख गया है। देखिए, गिरावट जरूर आई है और काफी दिन पुरानी गिरावट है दीपांशु। देखिए, ये स्टॉक पहले करेक्ट होने लगा, बाजार का करेक्शन से भी पहले हेवल्स में हमने एक डबल टॉप पैटर्न बनते हुए देखा और उसके बाद से स्टॉक नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा पुराना है, हो सकता है कि और थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन काफी बड़ा सपोर्ट एक मुझे नजर आता है 975 980 के रीजन में। 1022 का भाव हो चुका है, तो मुझे लगता है कि 980 के आसपास ये गिरावट एक बार के लिए थम जानी चाहिए। तो इन स्तरों पर नए शॉर्ट करने की मेरी राय नहीं है। जिनके पास शॉर्ट है 1050 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। 980 975 के लेवल्स भी स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए हैवेल्स। 980 975 के लेवल्स तक ये स्टॉक आपको गिरते हुए दिख सकता है, नजर रखिए इस पर। आईजीएल, इस पर वागले साहब से राय लेनी है। वागले साहब, आईजीएल में हमने देखा है कि जब बाकी स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आईजीएल में एक्शन नहीं आया और आज जब गिरावट आई है तो गिरावट में ये आगे चल रहा है। कितनी और वीकनेस देखते हैं आईजीएल में सर? दीपांशु, हालांकि मॉर्निंग में मुझे अराउंड 490-92 पे सेल आ रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था तो इसके लिए मैंने कवर नहीं किया। लिक्विड नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये 470 तक नीचे जा सकता है, अभी 485 के आसपास है। पर आपके लिए राय। आइए, अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में आने जाने के लिए है तैयार? आशीष है हमारे साथ बताने के लिए। आशीष, एकमात्र सन टीवी बचा है अब तो? हाँ अनिल जी, सिर्फ एक सन टीवी बचा है और लग रहा है कि ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 81% आ गई, 80.7% है। तो उम्मीद है कि सन टीवी जो है आज बैन से बाहर आ जाएगा। ओके, सन टीवी भी बाहर आ जाएगा। और
एंट्री के लिए तो अनिल जी एक ही नाम है, लगातार रोज एक स्टॉक प्रयास करता है, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि जो पोजीशंस है वो कट जाती हैं। सेल अगर आप देखें तो आज करीब 97.95% के आसपास है, 98% ही समझ लीजिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। कल 94.9% पर रह गया था, 95% के ऊपर जाती स्टॉक बैन में आता है। सेल संभावना है। एक और स्टॉक पे नजर रखिएगा, वोडाफोन आइडिया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली 95% के मार्क को क्रॉस कर गए हैं, हालांकि ज्यादा नहीं है, 96% ही है। आइडिया का तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि सेल शायद बैन में आ जाए। ओके, सो ये है आपके लिए सेल और वोडाफोन आइडिया दोनों तैयारी में इस वक्त आने के लिए बैन में, और सन टीवी बार आने की तैयारी में। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर से एक्सक्लूसिव बातचीत चल रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल की, आइए सुनते हैं। जो भी आता है उससे लिंक्ड है, तो अभी क्योंकि वो प्राइस इंटरनेशनली बढ़ गया तो इसलिए डोमेस्टिक प्राइस भी बढ़ गया। कुछ दिन से कल परसों थोड़ा सा गिरा है, तो अब यही ट्रेंड चल रहा है, कभी बढ़ रहा है। अब यदि स्टेबल रहता है तो शायद कुछ ठीक हो, परंतु अब लॉन्ग रन में क्या होता है ये प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है। बट ये एक बात होती है कि बहुत सारे टैक्सेस इस पर हैं, एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, चाहे पेट्रोल या डीजल। 50 से 60% अगर आप देखिए यहाँ पे टैक्सेस की बात हो रही है, तो आपको लगता है सरकार को अब स्टेप इन करके यहाँ प्राइसेस कम करने चाहिए? अब ये ऐसा क्षेत्र है जिसपे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ टैक्सेस राज्य सरकारों के हैं, कुछ सेंट्रल हैं, और ओवरऑल जो प्राइस बिल्डअप होता है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो ये सारा मिलजुल के ही प्राइसेस का बनता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अभी ये देखने वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है, बट एक इंडिया ने ये स्टैंड लिया है कि आप कट कर रहे हैं इंपोर्ट फ्रॉम सऊदी और बढ़ा रहे हैं यूएस से एक्सपोजर। क्या वजह है और इससे क्या वाकई प्राइसेस पे कुछ फर्क पड़ पाएगा? एक जो सोच है वो ये है कि डाइवर्सिफाई किया जाए, एक एरिया या एक देश पे ज्यादा हम निर्भर ना हो। तो पहले दुनिया में सिचुएशन ये थी कि केवल गल्फ से ही ज्यादा प्रोडक्शन होती थी, अभी यूएस, रशिया, अन्य देशों में भी प्रोडक्शन हो रही है। तो ये निर्णय भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्वयं लेती हैं, बट ये ज्यादातर कमर्शियल डिसीजंस होते हैं, क्योंकि उनको ये देखना होता है कि ठीक प्राइस पे फिर क्रूड की वैरायटीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं, लगभग 200 से अधिक क्रूड की वैरायटीज हैं दुनिया में, और कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनमें सल्फर ज्यादा होता है, कुछ वैरायटीज होती हैं जिससे पेट्रोकेमिकल्स ज्यादा निकलते हैं जी। और रिफाइनरीज भी अलग अलग टाइप का क्रूड कुछ ले पाती हैं, कुछ नहीं ले पाती हैं। तो वो सबको देख के ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज निर्णय लेती हैं। तो ये है तरुण कपूर साहब, पेट्रोलियम सचिव, जो बातचीत करते हुए। पूरी बातचीत हम आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन तब तक बढ़ते हैं आगे। सुमी जी तैयार है, वागले साहब तैयार है। पहले बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर, उसके बाद आ रहा है सुमी जी का सुपरहिट। बनाए वागले साहब। अनिल जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मैं बेचना चाहूंगा एसटीबीटी के तौर पे। 233-34 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने ब्रेक किया है, अभी 32-50-70 है। मुझे लगता है 225 तक जाने के लिए तैयार है। 200 कल मॉर्निंग 225 के लेवल मिल सकते हैं। आपका 236 236 का स्टॉप लॉस और 225 का टारगेट। ओके, तो एचपीसीएल में बेचने की राय है यहाँ पर इस वक्त वागले साहब की तरफ से। और आइए अगला बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी, फार्मा स्टॉक्स में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऑरो फार्मा यहाँ पे बिकवाली का कैंडिडेट सामने आया है, जो 805-808 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। ऑरो फार्मा में डेली चार्ट्स में ब्रेकडाउन है। ऑरो फार्मा डेली चार्ट्स में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दे रहा है, रिसेंट के में स्विंग लॉस ब्रेक कर रहा है और 200 डीएमए के नीचे भी आ चुका है और आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बेरिश साइड की फॉर्म हो रही है। तो ऑरो फार्मा में मेरे को लग रहा है अब यहां से बिकवाली बढ़नी चाहिए। 828-830 ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। ऑरो फार्मा में यहां से मेरे को लगता है नीचे में जैसे 800 का लेवल ब्रेक होगा तो 780 से लेकर 770 तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑरो फार्मा एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 830, टारगेट्स नीचे में 780-770 के देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, जिसके अंदर ऑरो फार्मा का
800 वाला पुट यहाँ पे 14 रुपए पे लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 7 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 21 रुपए से लेके 25 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑरो फार्मा का 800 का पुट ले सकते हैं और फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं 780 से 770 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर है बिकवाली करने की राय। औरोबिंदो फार्मा एक और कमजोर स्टॉक आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपको बताने का कि कल शाम बाजार बंद होने, कल है ना फ्राइडे, हाँ फ्राइडे, कल शाम को बाजार बंद होने के बाद फुटसे इंडेक्स में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। ये क्या बदलाव हैं, किन शेयरों पर इसका असर पड़ेगा, ये समझ लीजिए कल शाम को, कल बाजार बंद होने के बाद, यानी कि सोमवार से इफेक्टिव हो जाएंगे। देवांशी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए इन बदलावों के बारे में। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले तो इडलवाइस और जो कुछ और रिपोर्ट्स थी वो यही मान के चल रहे थे कि इससे एक बड़ा इन्फ्लो आता हुआ दिखेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो इसमें एंटर होते हुए दिखेंगे, शामिल होंगे। तो इसी के चलते आप देखिए करीब 90 करोड़ से लेके 100 करोड़ यानी कि $1 बिलियन तक के जो इन्फ्लोज हैं वो आने की उम्मीद की जा रही है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बदलाव हैं या नए एडिशंस जो हैं जो इनके ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में होते हुए दिखेंगे, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली शेयर्स होंगे, साथ ही हनीवेल ऑटोमेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी और इंडिया मार्ट, ये स्टॉक्स हैं जो कि इसमें नए शामिल होते हुए दिखेंगे। लार्ज कैप इंडेक्स में अदानी एंटरप्राइज और अदानी टोटल गैस का समावेश होता हुआ दिख रहा है, और यूनाइटेड ब्रेवरीज और PNB ये उनके लार्ज कैप से बाहर हो चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो इसमें हनीवेल ऑटोमेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, माइंडट्री, वरुण बेवरेजेस और यूनाइटेड ब्रेवरीज और PNB ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इसमें शामिल होंगे। वहीं आप देखिए फ्यूचर रिटेल को इससे बाहर कर दिया गया है और उसको स्मॉल कैप में अब जोड़ दिया गया है। और स्मॉल कैप में भी कुछ जो नाम इंटरेस्टिंग आते हुए दिख रहे हैं वो GIC है, जाइडस वेलनेस है, टाटा केमिकल्स है, एक्सो नोबल है, तानला सॉल्यूशंस, वेस्ट लाइफ, FSL, IEX, CDSL, जेंसाटेक, इन सब में हमने ऑलरेडी थोड़े से गेन्स देखे हैं, लेकिन अब ये कल से शामिल होते हुए दिखेंगे जो इफेक्टिव सोमवार से हैं। तो माना जा रहा है कि और भी ज़्यादा इन्फ्लोज आने की उम्मीद है। ओके, तो ये है आपके लिए फुटसे इंडेक्स में जो बदलाव होने जा रहे हैं 19 मार्च यानी कि कल की क्लोजिंग से होंगे लागू, और इस पर आपको करना है फोकस, इन पर रखनी है आपको नज़र। इस बीच थोड़ी देर में हमारे साथ आशु मदान साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो भी लाइफलाइन यूज़ करके कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन इस बीच तब तक जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैश का ऑप्शन लेकर, तो जय के लिए बिगुल। जय, स्वागत आपका। बताएं सर, कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, इन द मनी कॉल ऑप्शन है 25 मार्च की एक्सपायरी का, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो एक्सपायरी भी है 14,500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है निफ्टी में 230 रुपए पे। अनिल जी, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मैं थोड़ा दूर का दूंगा, वॉलेटिलिटी मार्केट्स में है, सो 149 का स्टॉप लॉस रहेगा। 230 पे खरीदना है, 149 का स्टॉप लॉस रहेगा, वो भी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। और यहाँ पे टारगेट मेरे जो ऊपर में रहेंगे, पहला टारगेट जो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो बन रहा है 316 का, 316, और दूसरा टारगेट जो यहाँ पे बनकर आ रहा है वो है 349 का, 316, 349, ये जो टारगेट है 149 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। 230 पे खरीदना है। मेन रीजन ये है कि मुझे गिरावट तो लग रही थी, आफ्टरनून शो में मैंने कहा था, बट इक्वालिटी टारगेट्स अनिल जी हासिल हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इक्वालिटी टारगेट सिंस हासिल हो चुके हैं, तो यहाँ से शायद एक बाउंस आ सकता है। एक फॉलिंग चैनल के लोअर एंड पे निफ्टी आ चुका है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर 14,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है इस वक्त आपके लिए, और यही बात हम 1 घंटे पहले ठीक यही कर रहे थे। 14,475, 14,525 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में आपको खरीदना है, बेचना नहीं है। और आज आपका लो देखिए 14,475 का, एग्जैक्टली वहीं से लो बनाकर 100 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी आप देखिए 33,600 के नीचे नहीं गया है, तो एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास से घुमा है मार्केट और वहाँ से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अब जय भी कह रहे हैं 14,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 230 में 149 का स्टॉप लॉस, 316 और 349 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय। तो आखिरी 1.5 घंटे में आपको रिकवरी मिली, इनफैक्ट जो लोज बने 2 बजे वो बने, उसके बाद उसके नीचे नहीं आया, तो पैनिक नहीं हुआ है, कम से कम आपको खरीदारी का मौका मिला है शुरुआत में 2 से 2:15 बजे के बीच में। आइए आशु सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ।
स्वागत है आशुतोष आपका। बताएं सर, स्पेशल पिक के लिए आपने लाइफलाइन यूज की है, क्या करना चाहते हैं? अनिल जी, आपने वो इंस्पायर कर दिया था वो रिवर्स स्विंग के लिए। हाँ। तो मैं स्टॉक ढूंढ रहा था, तो नीचे में अनिल जी जो स्टॉक मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो नजर आया है, और पिछले बहुत दिनों से करेक्ट हो रहा था, लेकिन करेक्शन में अनिल जी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो है भारतीय एयरटेल। तो अनिल जी अभी 525-26 था, 1-2 रुपए बढ़ गया है, 528 का फ्यूचर चल रहा है, या वो 28 के अराउंड है। तो अनिल जी भारतीय एयरटेल को लेना है 515 के स्टॉप लॉस से, और ये अनिल जी मतलब ऊपर अब ये इसकी जर्नी मतलब नीचे की मेरे हिसाब से खत्म हो गई है। अब यहाँ से इससे मार्केट में भी रिवर्सल अगर आए ना भी आए तो इसमें रिवर्सल आना चाहिए। अनिल जी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स पे है, और ये तब करेक्ट हो रहा था जब मार्केट नहीं हो रही थी, और तब स्ट्रेंथ दिखा रहा है जब सारी मार्केट नीचे है। तो अनिल जी इसमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिख रहा है। नाउ इज द टाइम टू बाय भारतीय एयरटेल। बिल्कुल, और इस कॉल में मैं आपके साथ हूँ आशुतोष, क्योंकि मैं एक चीज़ जो देख भी रहा था, बेसिकली इनकी जो समस्या दक्षिण अफ्रीका के बिजनेस को लेकर है, तो अफ्रीका के बिजनेस का वैल्यूएशन $3 बिलियन $2.6 बिलियन के आसपास लगाया जा रहा है। ये एक अपडेट जो आया है, तो यानी कि वहाँ के बिजनेस की अच्छी वैल्यूएशंस भारतीय को मिल रही है। और यही सही कह रहे हैं आप कि जब ये बाजार पूरा मजबूत था, ये कमज़ोर था, बाजार अब कमज़ोर है, तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड, ये भारतीय आईटीसी, ये इसी तरह के शेयर हैं जो बाजार के कमजोरी के बाजार में मजबूती के साथ ट्रेड करने की तैयारी करते हैं। तो 515 के स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखा जाए इसके लिए आशुतोष? रिवर्सल आएगा अनिल जी तो फिर तो मतलब ट्रेल स्टॉप लॉस ऊपर करते जाइए और चलाना चाहिए, और अगर चलना चाहिए और मार्केट ने अगर साथ दिया तो बहुत अच्छा भी चल जाएगा। चलिए अनिल जी हमेशा मैं स्टॉप लॉस देता हूँ, टारगेट अपने होते हैं। जैसे कल मैंने सन फार्मा में भी कहा था अनिल जी, रिवर्सल और नो रिवर्सल 577 है सन फार्मा, 592 में बेचा था, तो वो स्टॉप लॉस नीचे करते जाएं, बाकी चलते रहे। अनिल जी टारगेट आपकी अपनी मर्जी है। ठीक, बढ़िया। और एकदम आशीष सर आपको क्लियर कट एडवाइस भी दे रहे हैं कि ताकि आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं, नीचे लेते जाएं, और ताकि आप, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। सन फार्मा कल आपको बेचने की राय दी ही थी, बिल्कुल दी थी, और आज आपको खरीदारी की राय भारतीय एयरटेल में। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए 515 का। ऐसा कम होता है जब आशीष सर सीधे सीधे फ्यूचर्स खरीदने की राय दें, नहीं तो आमतौर पर स्प्रेड बनाकर, भारतीय में तो इनके मुंह पर स्प्रेड रहते होंगे कि इस तरह से बनाएं जिसमें डिलीवरी आपकी नीचे के लेवल की खड़ी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सीधा कह रहे हैं खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यह है भारतीय एयरटेल पर एक बड़ा संकेत आता हुआ दिखा है आशुष सर की तरफ से खरीदारी करने का 515 के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, आशुष सर अब आप आए तो एक बार जरा मार्केट पे व्यू दे जाए, क्या या रुकना चाहिए 14,500 के आसपास, या क्या व्यू बन रहा है? अनिल जी देखिए व्यूज सेम है कि 14,300-400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो 14,700 टूटने के बाद जिसका पूरी उम्मीद थी। तो अनिल जी कल भी एक स्प्रेड बनाया था 14,900-600 का, जो हमारे को सेफ्टी देता है 14,300 की, तो वहीं तक अभी मार्केट लगती है। और अनिल जी अगर वो 300-400 का बैंड टूटा तो शायद जो एक अपना अल्टीमेट लेवल है, जो पहले भी एक बार मेंशन किया है कि 13,800-900 वहां तक आ सकता है। बट अनिल जी मैं उसके लिए शॉर्ट नहीं बोल रहा, और मैं बीच बीच में सारे स्प्रेड बेयर स्प्रेड देता जा रहा हूँ। बट एक चीज कंफर्म है अनिल जी, बहुत सारे स्टॉक्स में लेड बाय फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन था और है, तो ऊपरी स्तरों पर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये ध्यान में रखिए। लेकिन इस बीच बाजार थोड़े निचले स्तरों से रिकवर करने के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। आशीष सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बेहतरीन पिक देने के लिए और बताने के लिए। बाजार निचले स्तरों से सपोर्ट लेकर ऊपर भी आते हुए दिख रहे हैं, और अच्छी रिकवरी आप कह सकते हैं निचले स्तरों से होती हुई दिखी है बाजार में, क्योंकि आप देखिए अब 145 अंक हम नीचे हैं लेकिन निचले स्तरों से 100 पॉइंट ऊपर भी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बैंक निफ्टी आपको 350 पॉइंट नीचे नजर आएगा, लेकिन निचले स्तरों से कम 250 पॉइंट ऊपर भी दिखेगा। तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आखिरी आधे पौन घंटे में होने की सिचुएशन इस वक्त आपको नजर आएगी। और भारतीय के दम पर एकमात्र टेलीकॉम सेक्टर ऐसा है जो हरे निशान में आपको नजर आएगा, बाकी सारे सेक्टर इस वक्त लाल निशान में आपको दिखेंगे। ये अब तक का बाजार का रुझान आपके। सीमेंट की कीमतों में अब गिरावट शुरू हुई है और ऊंची कीमतों पर मांग में आई कमी, और पिछले 2 हफ्तों में सीमेंट के दाम थोड़े कम होते हुए नजर आए हैं। तो क्या कुछ सीमेंट सेक्टर में एक्शन हो रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मानसी जुड़ रही है सीमेंट सेक्टर का पूरा अपडेट लेकर। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर, इस महीने की शुरुआत में ही बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन वहां से अब गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। पिछले 2 हफ्ते के ट्रेंड जैसे कि आपने बताया, वहीं पर गिरावट का ट्रेंड जो है वहां से शुरू होता हुआ दिख चुका है। देश भर में सीमेंट की कीमतों में औसतन 1.9% की गिरावट देखी जा चुकी है, और हाली दाम अगर सीमेंट के देखें करीब 344 रुपए प्रति बोरी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में दक्षिण और मध्य भारत में सबसे ज्यादा यानी कि 2.6% की गिरावट देखी गई है। उत्तर भारत
भारत में सबसे कम देखने को मिली है गिरावट, करीब 0.5% की। वहीं कोलकाता में 8 रुपए प्रति बोरी कीमतों में बढ़त भी देखने को मिली है। बेंगलुरु और नागपुर में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। Q4 FY21 में कामकाजी मुनाफे पर भी इसी के चलते असर पड़ने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। 3 बड़े खतरे जो सेक्टर के लिए फिलहाल हैं, जिसके चलते गिरावट जो है हावी हो सकती है, कीमतों में अब बढ़त जो है फिर जल्द से जल्द नहीं दिखेगी। वो खतरे सबसे पहले तो ये है कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहे हैं, खर्चों में बढ़ोतरी है, बड़े कैपेसिटी एडिशन से खर्च काफी बढ़ते हुए दिखेंगे और सरकार की सख्ती है भी। सरकार काफी दिनों से सीमेंट सेक्टर के लिए कह रही है कि कार्टलाइजेशन को खत्म करना है या फिर लगातार कीमतों में बढ़त को खत्म करना है, और इसका असर अब देखने को मिल सकता है, जिसके चलते कीमतें जल्द अब नहीं बढ़ेंगी। रीजन वाइज अगर देखें, उत्तर भारत में 2 रुपए प्रति बोरी की गिरावट देखी जा चुकी है, पश्चिम भारत में 7 रुपए प्रति बोरी की गिरावट है, दक्षिण में 5 से 25 रुपए प्रति बोरी की गिरावट है और पूर्व भारत में 5 रुपए प्रति बोरी, साथ ही मध्य भारत में 9 रुपए प्रति बोरी की गिरावट देखी जा चुकी है। सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में ही ये गिरावट आती हुई दिखी है। तो सीमेंट के सेक्टर की प्राइसिंग सिनेरियो को अगर देखें तो फिलहाल गिरावट है। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट पर लेटेस्ट अपडेट्स, क्या चल रहा है इस स्पेस पर लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो एक बार जरा आईटीसी को भी पुल अप करिए। डेज हाई पर है स्टॉक एनर्जी, 3.5% का उछाल 220 की तरफ मूव करते हुए फिलहाल 218.50 के करीब आईटीसी आते हुए, और बाजार की रिकवरी में इसका भी रोल, निफ्टी के एक्शन में इसका भी एक बढ़िया रोल आते हुए दिख रहा है सर मजबूती के साथ। और सेठी साहब को धन्यवाद। सेठी साहब की 2:30 बजे की पिक कमाल करती हुई दिख रही है। देखिए सेठी साहब ने आकर 215 रुपये के 14 रुपये के आसपास कहा था कि अब भी मजबूत है और 225 की तरफ जाने को तैयार है। कुणाल जी राकेश जी ने भी आज ये पिक दी है, उनकी तरफ से भी खरीदारी की राय आई है। 225-232 के टारगेट उनके भी हैं। तो और किरण जी ने भी कहा है, तो जाहिर सी बात है कि चार्ट्स पर एक्शन मजबूत है और इसलिए आगे बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। श्रीकांत जी भी हमारे साथ है, एक बार जरा श्रीकांत जी की भी राय ले ली जाए इस पर। श्रीकांत जी, आईटीसी पर आप अपनी राय दें सर। बिल्कुल, इनफैक्ट काफ़ी दिनों के बाद हमने वापस एक्टिविटी देखी है आईटीसी में, और आईटीसी और भारती का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किधर ना किधर कोई कनेक्शन है। मार्केट में वीकनेस होता है तो आईटीसी और भारती में तेज़ी देखने मिलती है हमें। इस बार भी उसमें काफ़ी अच्छा एक डबल बॉटम बना है 201 के करीब और एक रिवर्सल एक्टिविटी बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि यस, यहाँ से हम शायद एक बार 225 या 230 के लेवल्स आईटीसी में देख सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म तेज़ी बिल्कुल नज़र आ रही है। तो करंट लेवल से भी अगर लॉन्ग करना है तो हम जो स्टॉप लॉस एडवाइस करेंगे वो रहेगा 214 रुपये के करीब का, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा बेस उस 214 के करीब है। सब ये 225 ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी पर राय। श्रीकांत जी एक कॉल भी देना चाह रहे हैं, उनके पास चलते हैं, पर उससे पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी तैयार है। मार्केट्स भी बंद होने में बस आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, तो चलते हैं अनिल जी के पास स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, हमारे बाजारों में अच्छी रिकवरी है, ग्लोबल मूड माहौल तो ठीक ठाक ही है सर। डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स यहां पर भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हुई है। यूरोप के बाजार ज्यादातर पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। आज जर्मनी में बढ़िया एक्शन है सर, 1% की तेजी। तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है, हमारे बाजार भी थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, क्या करके जाए सर? दीप, कहना मुश्किल है क्योंकि अब डाउ फ्यूचर पे भरोसा करें या अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स पे भरोसा करें ये पता नहीं। और वैसे भी हमारे बाजार कमज़ोर है, लेकिन हमारे बाजार काफ़ी कुछ कमज़ोरी पचा चुके हैं। तो हो सकता है भले हमें अमेरिका के फ्यूचर्स मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड पे बाद में वो रिएक्शन दे रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि बॉन्ड यील्ड थोड़े ठंडे हो जाए और अमेरिकी बाजार फ्यूचर्स के दम पर चल पड़े। तो कहना मुश्किल है, और ऐसे मुश्किल हालत में बेहतर ये है कि ओवरनाइट पोजीशन आप कम रखें। पहली चीज़ तो क्लियर कट है, देखिए शॉर्ट करने का लेवल तो नहीं है जो हम कह रहे हैं 14,475, 14,525 और आज का लो 14,478 का ही। तो वो तो लेवल आपके लिए शॉर्ट करने का तो नहीं है। शॉर्ट करने के लिए कम से कम आप थोड़ा तो ऊपर का इंतज़ार करें, एटलीस्ट मतलब 14,650-75 तो मतलब पहला लेवल जहाँ सोचना चाहिए। और ज़्यादा सेफ है 14,700-750, कम से कम वहाँ तक तो आने ही दे, उसके बाद सोचेंगे। तो मेरा ये समझना है अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो इंडेक्स छोड़ दीजिए, स्टॉक्स पर आइए। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो आपको इस कमज़ोर बाजार में भी मजबूती वाले दिखेंगे, जहाँ ट्रेंड मजबूती का, मसलन आप देखिए आईटीसी, मसलन आप देखिए भारती एयरटेल, अभी जो बता रहे थे आशुदर, मसलन देखिए भेल। ये स्टॉक्स हैं कुछ और ऐसे आपको अपने पसंद के ढूंढने से कई सारे मिल जाएंगे जहाँ पर मजबूती है। तो स्टॉक्स में लॉन्ग करना थोड़ा सेफ है। इंडेक्स साइडवेज हो सकता है, गैप से खुलेगा तो कल ऊपर में बेचने का सोचेंगे, गैप से नीचे खुलेगा तो सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदने का सोचेंगे। तो इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं है और स्टॉक्स में आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड ले सकते हैं। बट मेरा ये मानना है
है कि इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक्स में सेलेक्टिवली लॉन्ग ट्रेड लेने की राय है, और कल अगर गैप ऊपर मिलता है आपको तो वहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुक करें और अच्छे लेवल पर आप फिर से शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ के मौके रोज आपको 5 दिनों से मिल रहे हैं, कल भी मिलने चाहिए। जी दी बिल्कुल, तो दोनों तरफ के मौके हैं। आज मार्केट्स में बड़ा ब्रेकडाउन आया, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहा है। आइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें। श्रीकांत जी के पास एक कॉल है, तो चलते हैं श्रीकांत जी के पास। बिगुल BTSTT। जी दीपांशु बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु ऐसे देखिए, ट्रेंड अगर आप देखें तो थोड़ा वीकनेस वाला ही है, और अगर आप टाइटन को देखें तो वहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम की वो सीरीज एस्टैब्लिश कर रहा है, और कल परसों के दिन में भी उसमें अच्छी खासी एक हैमरिंग हुई थी। मुझे लगता है जो इसके करेक्टिव लेवल्स है वो तकरीबन 1400 या 1380 के करीब के हैं, तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है टाइटन को बेचा जा सकता है। ये स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक है, 1470 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें स्टॉप लॉस रखना है 1500 का, और टारगेट्स रखेंगे हम 1400 के। ओके, तो क्लीन टारगेट्स, क्लीन स्टॉप लॉस, 1500 का स्टॉप लॉस, 1400 के टारगेट, शॉर्ट करके जाएं टाइटन को। ये है राय श्रीकांत जी की तरफ से। यहां से और वीकनेस इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। कल्याण ज्वेलर्स के IPO को भी कोई ज़्यादा शानदार रिस्पांस तो मिला नहीं है, तो थोड़ा एक जो IPO मार्केट में जब भी एक्शन होता है रिलेटेड स्टॉक्स पर आप मूव देखते हैं, वैसा एक्शन टाइटन पर नहीं आ रहा है। भारतीय एयरटेल की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। भारतीय एयरटेल पर खबर भी आई थी जिसकी वजह से स्टॉक को थोड़ा सपोर्ट भी आपको मिलते हुए दिखा है। अफ्रीका का जो इनका कारोबार है उसमें राइज फंड नाम की कंपनी $200 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है, और जो अफ्रीका का बिजनेस है उसकी टोटल वैल्यूएशन लगभग $2.65 बिलियन निकल कर आती हुई दिख रही है। तो 18-19 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन अफ्रीका के बिजनेस के लिए आ रही है। तो ये एक बात है भारतीय एयरटेल के लिए। साथ ही जो उनका वहां पर पेमेंट्स कारोबार है उसको आने वाले 4 साल में, मोबाइल मनी कारोबार है उसको आने वाले 4 साल में कंपनी लिस्ट करने का भी प्लान कर रही है। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अफ्रीका बिजनेस के लिए और फ्रेश फंड रेजिंग, इसलिए आप उस स्टॉक को एक्शन में देख रहे हैं। BHEL आज सुबह स्टॉक पर चर्चा हो रही थी, बैन से बाहर आया, खबरों का एक्शन है। अनिल जी ने भरोसा भी जताया है। थोड़ी डिप आई थी इंट्राडे में, अब वापस बढ़िया मूव दिखाते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर BHEL भी अब आपको आते हुए दिखेगा। नजर रखिए इस चार्ट पर। बंसल जी, BHEL पर BTST ट्रेड बनता है सर? एक मिनट दीपांशु, देख के बताना पड़ेगा। BHEL में देखें तो दीपांशु टेक्निकली ऐसा पैटर्न नहीं है कि अभी यहाँ BTST करा जाए, थोड़ा सा वेट करेंगे दीपांशु, बट जिसके पास है होल्ड करे। 53 के ऊपर निकलेगा तब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, तो 53 के ऊपर एक फ्रेश खरीदारी की राय है। एज ऑफ नाउ 51 रुपीज 80 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड है। ओके, तो ये है आपके लिए BHEL होल्ड है। अगर ऑलरेडी पोजीशन है, फ्रेश ट्रेड के लिए थोड़ा और मूवमेंट का इंतजार करना जरूरी है। एक फ्रेश ट्रेड और तैयार है आपके लिए, आ रहा है जय ठक्कर की तरफ से बिगुल जय के जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिको का आपको 395 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। ₹2.75 पे मिल रहा है। 75 का 0.75 का आप स्टॉप लॉस रखिए। माने कि ₹2 का स्टॉप लॉस, ₹4000 का रिस्क है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से अपने 200 डेमा पर मैरिको सपोर्ट ले रहा है और जो हिसाब से एक इंपल्सिव फॉल देखने मिला है, अगर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आता है तो मैरिको में दी ऊपर में हमें लगभग 402 से लेकर 405 तक का एक बाउंस बैक देखने मिलेगा, एंड उसका वैल्यू हो जाएगा ऊपर में लगभग ₹8 से लेकर ₹10। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत ही बढ़िया इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी हो जाएगी 8 से 10, और आप खरीद रहे 2.75 पे, तो टारगेट रहेंगे 8 and 10, स्टॉप लॉस रहेगा 0.75। मैरिको का 395 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ओके, तो मैरिको 395 की कॉल का ऑप्शन खरीदें 2.75 पर, स्टॉप लॉस 0.75 और टारगेट, बड़े टारगेट्स हैं 8 और 10 के। नजर रखिए इस काउंटर पर। एक और डिफेंसिव बेट आपके लिए, FMCG में बढ़िया मूव है और ITC आज उसे लीड करते हुए दिख रहा है, तो आज डेफिनेटली स्टॉक ऑफ द डे मानना पड़ेगा ITC बनते हुए, और साथ ही BHEL। दोनों पर हमने दमदार खरीदारी के ऑप्शंस भी आपको दिए हैं, एक्सक्लूसिव खबरें भी दी हैं, और देखिए आज उसका रिजल्ट भी आते हुए दिख रहा है।
एक्शन की बात करें, हालांकि एंड में थोड़ी रिकवरी हुई है, बट फिर भी अच्छी शुरुआत के बाद काफी कमजोर क्लोजिंग बाजार आपको देते हुए। आईटीसी ने होल्ड आउट करा 4% की तेजी। बजाज ऑटो डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव किया है, 0.3% ऊपर। हिंडाल्को, एयरटेल, ग्रासिम, एमएनएम, आइशर, मारुति। स्क्रैपेज पॉलिसी आ रही है तो ऑटो स्टॉक्स में एक्शन था और कुछ और चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी। अदरवाइज निफ्टी के बाकी स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं और आज प्रेशर आया है आईटी की तरफ से। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सभी स्टॉक्स में आपने भारी गिरावट देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% नीचे 2000 के लेवल्स के करीब फिसलता हुआ। डिवीज लेबोरेटरीज यहां पर प्रेशर, डॉक्टर रेड्डीज यहां पर गिरावट आपको आती हुई दिखी है, साथ ही सिप्ला। आईसीआईसीआई बैंक वीकनेस इस काउंटर पर भी। एक्सिस बैंक यहां पर भी गिरावट आपको दिखी है। गेल, हीरो मोटोकॉर्प, कोटक बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज वीकनेस का रुझान आपको दिखा है। वायदा कारोबार की बात करें तो बीएचईएल ये लीड करते हुए दिखा आपको। पीरामल एंटरप्राइजेज में अच्छी खरीदारी हुई। कमिंस, इंटरग्लोब एविएशन, सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट, इंडस टावर्स, गुजरात गैस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन था। वोडाफोन आइडिया भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है, पर दूसरी तरफ भारी गिरावट इन्फो एज 5.5% की, हैवेल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, नवीन फ्लोरिन, आरती इंडस्ट्रीज, बालकृष्णा, निपॉन लाइफ, इन सभी स्टॉक्स पर गिरावट आती हुई दिखी। साथ ही पीआई इंडस्ट्रीज यहां पर वीकनेस थी। औरो फार्मा, अन्य फार्मा काउंटर्स के साथ ये भी फिसला। अशोक लेलैंड पर रहा थोड़ा सा प्रेशर। अपोलो टायर्स, एल&टी फाइनेंस और एम्फेसिस यहां पर भी वीकनेस आती हुई दिखी है आपको। ऑल इन ऑल इंटरेस्टिंग डे रहा, जहां पर एक बढ़िया गैप अप के बाद आपने बाजार ने गेन्स गंवाई और उसके बाद हल्की सी रिकवरी। बट अनिल जी, 14,600 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग और 34,000 के नीचे बैंक निफ्टी की प्रोविजनल क्लोज आती हुई दिख रही है सर। और ऑफकोर्स ओपनिंग हाई से तो काफी नीचे बाजार क्लोज हुए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि काफ़ी कमज़ोर क्लोजिंग है, लेकिन 14,529 जो 26 फरवरी की क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा बेहतर बंद हुआ है। तो ये 15,431 का हाई बनाने के बाद सबसे ख़राब क्लोजिंग में सेकंड सबसे ख़राब है। 14,529 के ऊपर 14,582 की और उसके बाद 14,721 की भी है। तो ख़राब तो ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन लोएस्ट लेवल पर नहीं हुए और 14,467 का लो जो 26 फरवरी को बनाया था उस लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहे। तो कमजोरी तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, खराबी तो है ही है, लेकिन उतने बुरे नहीं है जितने और हो सकते थे दिन के दौरान। तो ये है आपके लिए लेवल जहां प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है 34,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर। हालांकि एडजस्ट होकर थोड़ी सी क्लोजिंग नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी, 33,909 दिख रहा है और 14,582 बैंक निफ्टी पर आपको नजर आ रहा है। 49,216 के आसपास सेंसेक्स है। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन मैं आपके सामने रख दूं और आज शाम आपके लिए एक स्पेशल शो आ रहा है 5 बजे, आपकी खबर आपका फायदा में। सरकार ने गाड़ियों के स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इससे आम लोगों के साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में देने पर मालिक को नई कार खरीदने पर 5% की मिलेगी छूट और इससे गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 5% की छूट काफ़ी है, क्या इससे बड़ा फायदा होगा, इंडस्ट्री क्या चाहती है, इसे कैसे लागू किया जाएगा और कुल मिलाकर स्क्रैपेज पॉलिसी के नफे नुकसान पर विस्तार से करेंगे बातचीत। हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन और फाड़ा के ट्रेजरर साई गिरधर। तो आपकी खबर आपका फायदा में देखिएगा ये खास पेशकश, कबाड़ को बाय, कार को हाई, नई कार को हाई, एक तरह से ये समझ लीजिए, कबाड़ को बाय, नई कार को हाई। और आपके मन में भी स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर कई सवाल हैं, ट्विटर पर शेयर कीजिए #आपकी खबर आपका फायदा, पूछिए आपके सवाल, हमारे एंकर्स इन सवालों को कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आईपीओ की तो बाहर है ही बाजार में, लेकिन म्यूचुअल फंड्स भी बाजार में आजकल बड़े एक्शन में है। कई सारी म्यूचुअल फंड जो है स्कीम्स आ रही हैं बाजार में नए फंड ऑफर के साथ में। तो ये NFO यानी कि नया फंड ऑफर क्या होता है, इनमें पैसा कैसे लगाया जाता है, नए फंड ऑफर किन के लिए है, क्या आपको निवेश करना चाहिए या पुराने फंड्स में ही बने रहना चाहिए, ये सारे जो विषय हैं आप जानना चाहते हैं। आज मनी गुरु में हम इसी की करेंगे बातचीत 6:26 पर। देखिएगा ज़रूर NFO में निवेश कैसे करें। और रात 8 बजे यानी कि 7:56 पर हमारी खास पेशकश इंडिया 360। इस कार्यक्रम में आपको पॉलिटिक्स से लेकर बाजार से लेकर इंटरनेशनल खबरों का मिलता है 360 डिग्री व्यू और पूरा अपडेटेड वर्जन। आज की कवर स्टोरी है देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की और कई इलाकों में लगते लॉकडाउन और कर्फ्यू की। क्यों बढ़ रहा है कोरोना, कितने हालात हैं खराब, रोकने के लिए क्या करना होगा, इन सभी सवालों का विश्लेषण करेंगे। मास्क डाउन तो लॉकडाउन, ये है आज का विशेष प्रोग्राम और इसके अलावा बाकी सारी खबरें तो आपको मिलेगी ही। तो
इंडिया 360 अपनी राय और सलाह देखिएगा, इस हैशटैग पर ज़रूर भेजिएगा। लेकिन एक और ख़ास शो आपके लिए जो हर शनिवार दोपहर 12 बजे मिलता है। तो आप ये सोचेंगे आज तो गुरुवार है, आज ही से मैं शनिवार की बात क्यों कर रहा हूँ, अभी तक शुक्रवार भी है। लेकिन वो करना इसलिए ज़रूरी कि हमारे दर्शक इस शो को बड़ा पसंद करें, और ये शो है बात दुनिया की। और हमारे दर्शकों ने इस शो को लेकर कई सारे अपने सुझाव भी हमें भेजे हैं, और हमारे इंटरनेशनल बुलेटिन में जिस तरह का हम पूरा आपके लिए खबरें रख रहे हैं, उसमें कई सारे दर्शकों का ये सुझाव था कि हल्की फुल्की इंस्पिरेशनल खबरें भी इसमें शामिल किया जाए। तो कई दर्शक ये चाहते थे कि भाई पाकिस्तान और चीन के साथ जो हमारे बॉर्डर पर हरकतें होती है, जो कुछ एक्शन होता है, वो भी इसमें शामिल करें। और इस बार इसीलिए हमने दर्शकों की डिमांड के हिसाब से एक ख़ास शो बनाया है। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। तो पिक्चर पसंद आएगी या नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेलर देख लें। तो आइए पहले आप शनिवार दोपहर 12 बजे रिलीज़ होने वाली इस शो यानी कि बात दुनिया की ट्रेलर देख लीजिए। किम जोंग की बहन ने क्यों दिखाई अमेरिका को आंख? कुर्सी जाने के डर से कौन सी गलती कर बैठे इमरान खान? छोड़िए भविष्य की बातें, अभी से छिड़ने लगी है स्पेस वॉर। कहां जली भारत जैसी होलिका, वो भी कोरोना की? किसने बसाया जमीन के अंदर मिसाइल का शहर? और क्या 11 साल बाद भारत को मिलेगा ऑस्कर? देखिए बात दुनिया की, शनिवार दोपहर 11:56 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। और लगभग ये सारी खबरें ऐसी है जो आपने अब तक सुनी और देखी नहीं होगी, लेकिन है बड़ी दिलचस्प, तो देखिएगा ज़रूर। और देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बंसल जी, कैसी लगी आपको ये खबरें जो इस बार बात दुनिया की में शामिल होने वाली हैं? नहीं अनिल जी, ट्रेलर तो अनिल जी बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके का ट्रेलर अनिल जी, पिक्चर भी पूरी मतलब कि पूरा प्रोग्राम अच्छा होगा। बट नो डाउट अनिल जी, ट्रेलर एकदम मतलब कि वर्ल्ड क्लास, मतलब कि जो होता है ना, शो हिंदी का है बट जो ट्रेलर अनिल जी वो पूरा जो इंग्लिश टाइप होता है ना, जो इफेक्ट्स हैं उस तरीके का अनिल जी, हॉलीवुड टाइप ट्रेलर था अनिल जी। बिल्कुल। और सारी नई नई इस तरह की खबरें जो आपको देखकर सुनकर बड़ा मजा आएगा, तो जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी मेहनत के साथ हमारी टीम इसे बना रही है, आपको पसंद ज़रूर आएगा। आइए, बाजार बंद हो चुके हैं, फाइनल क्लोजिंग हमारे सामने आ चुकी है। निफ्टी 163 अंक नीचे बंद हुआ है 14,557 पर। बैंक निफ्टी 372 अंक नीचे बंद हुआ है 33,856 पर। और सेंसेक्स 585 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ है 49,216 पर। यह है आज की फाइनल क्लोजिंग। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, श्रीकांत जी, जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी राय हमारे दर्शकों को आज के क्लोजिंग के शो में देने के लिए। चलिए, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।